तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड नए रूल्स को। पढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी तक जितने भी रूल्स किए हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा कि रूल नंबर 6 क्या कहता है कि रिलेटिव पोजीशन बिटवीन टू लेटर्स, दो अक्षरों के बीच की सापेक्ष स्थिति। तो ये रूल जो है वो डियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं इस रूल से रिलेटेड नहीं बन रहे। तो इस रूल की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको आगे आने वाले चैप्टर में दिखाई देगी। हालांकि इसमें भी अल्फाबेट टॉपिक के अंदर भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो इस रूल के रेफरेंस से आपको अवेलेबल हैं और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। तो देख लेते हैं ये रूल एक्चुअल में होता क्या है। बेसिक टर्म्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम अच्छा खासा टाइम डिवोट करेंगे इसके ऊपर रूल्स को समझने में। टाइम तो ज़्यादा डिवोट करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसे फॉर ग्रांटेड मत लेके चलना। तो क्या लिखा हुआ है कि दो अक्षरों के बीच की सापेक्ष स्थिति। अब होता क्या है उसका मैं एक आपको जनरल सा आइडिया दे देता हूं कि सपोज अगर आपके पास ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है एंड अप टू जेड, कुछ भी है, ठीक है। ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर कि जो आपका राइट और लेफ्ट होगा, रीजनिंग का राइट और लेफ्ट भी सेम ही बात होगी। तो अगर मैं कहता हूं कि इस लेटर का राइट कहाँ है, इस तरफ, इस लेटर का या अक्षर का लेफ्ट कहाँ है, बाईं ओर कहाँ है, इस तरफ। तो जो आपका राइट लेफ्ट है, रीजनिंग का राइट और लेफ्ट भी क्या है, सेम है। तो मैं आपसे एक जनरली क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एफ के सेकेंड टू द राइट कौन सा लेटर अवेलेबल है दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो एफ का सेकंड राइट कौन होगा? एफ का फर्स्ट राइट कौन हुआ? जी। सेकंड राइट कौन हुआ? एच। तो आप ऐसे ही बोलेंगे कि एफ के दाईं और दूसरे स्थान पे एच अवेलेबल है। चलो मान लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जे का फिफ्थ लेफ्ट कौन है, बाईं और पांचवें स्थान पे कौन बैठा है, किसके? जे के। तो जे का बाईं और पांचवा स्थान किसका है? 1 2 3 4 5 ई का। तो जे का फिफ्थ लेफ्ट कौन हुआ? ई। चलो ये भी क्लियर है। अगर मैं आपको बोलूं बी का सेवंथ राइट कौन है, दाईं ओर सातवें स्थान पे कौन बैठा है, किसके? बी के। तो बी के दाईं ओर सातवें स्थान पे कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, आई आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि के का टेंथ लेफ्ट कौन है, बाईं और 10वें प्लेस पे कौन बैठा है? के। तो के बाईं और 10वें प्लेस पे देखो कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आंसर क्या आ गया? ए। तो आपने इन 3-4 एग्जाम्पल्स का रेफरेंस जो भी मैंने आपको दिया तो रियलाइज किया होगा कि हम एक लेटर का रेफरेंस लेते हुए किसी दूसरे लेटर के ऊपर अप्रोच कर रहे थे। अगर मैंने स्टार्टिंग में बोला कि डी का फोर्थ राइट कौन है, तो मैं रेफरेंस किसका ले रहा हूं? डी का, कि मुझे डी का बताना है कि उसके दाईं और चौथे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, फोर्थ टू द राइट। तो डी का रेफरेंस लेते हुए हम इसी के फोर्थ राइट में पहुंचते हैं, तो कौन सा लेटर आएगा? एच। तो ये है रिलेटिव पोजीशन, मतलब किसी एक लेटर का रेफरेंस लेते हुए किसी दूसरे लेटर के ऊपर अप्रोच करना। तो बेसिकली इसकी सेंस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हालांकि आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये रूल क्या है, आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हीं को ही गो थ्रू करना है, उन्हीं का ही आइडिया लेना है बस, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी सिचुएशन और मैं डालता हूं। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर मुझे किसी अक्षर का फोर्थ राइट निकालना है, दाईं और चौथा अक्षर, किसी अक्षर का दाईं और चौथे स्थान पे कौन बैठा है, फोर्थ प्लेस पे कौन बैठा है, तो क्या आप बता दोगे? आप बोल रहे होंगे कि बता देंगे, बट आप नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि किसका फोर्थ राइट निकालना है उसका भी तो आपको पता होना चाहिए, मतलब रेफरेंस तो मैंने दिया ही नहीं। तो अगर मैं कहता हूं कि एफ का फोर्थ राइट निकालो, तो आप एफ के ही दाईं और चौथे स्थान पे जाओगे। अगर मैं कहता हूं सी का फोर्थ राइट निकालो, तो आप सी के ही दाईं और चौथे स्थान पे जाओगे, ठीक है। तो मतलब कि किसी के राइट या लेफ्ट में जाने के लिए और किसके राइट या लेफ्ट में जाने के लिए तो उसका रेफरेंस तो आपको गिवन होना ही चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि किसी अक्षर का सिक्स्थ लेफ्ट निकालो, बाईं और छठे प्लेस पे कौन है, अब किसके देखोगे बाईं और छठे प्लेस पे? कोई ना कोई तो रेफरेंस चाहिए ना। अगर मैं कहता हूं एल के बाईं और छठे प्लेस पे देखो, तो आप एल के सिक्स्थ लेफ्ट पे जाओगे। अगर मैं कहूं आर के सिक्स्थ लेफ्ट पे जाओ, तो आर के ही सिक्स्थ लेफ्ट पे अप्रोच करोगे। तो रेफरेंस चाहिए। मैं चला तो जाऊंगा 6 पोजीशन बाईं ओर, बट रेफरेंस भी तो चाहिए। बस आपको ये चीज गो थ्रू करनी है। तो आई थिंक आपको थोड़ी बहुत सेंस जरूर क्लियर हो चुकी होगी कि हम एक लेटर का रेफरेंस लेते हुए किसी दूसरे लेटर के ऊपर अप्रोच करेंगे। अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, किस तरह से क्वेश्चन को कम से कम टाइम में विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स आप सॉल्व कर सकते हैं, हम उसका आइडिया लेंगे अब। तो ध्यान से समझिएगा। पहले तो मैं आपको जो है
स्टेटमेंट को पढ़ने का आइडिया देता हूं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट को पढ़ना कैसे है देखो ध्यान से। क्या लिखा हुआ है कि विच लेटर वुड बी एट्थ टू द लेफ्ट ऑफ। बस जब भी इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आए, अगर आपकी स्टार्टिंग है तो हमेशा स्टेटमेंट को स्प्लिट करके रीड आउट करो। ठीक है, ब्रेक कर दो, तोड़ दो स्टेटमेंट को। कभी भी एक स्टेटमेंट को अगर आप पूरे का पूरा कंप्लीटली पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होगा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो समझ में नहीं आती हैं। फिर आप उन्हें गो थ्रू करेंगे दोबारा से ये समझने के लिए कि यार लिखा क्या गया है और बोला क्या जा रहा है, क्या निकालना है। तो बेहतर है पहले ही स्प्लिट करके पढ़ो। तो मतलब मैंने सिर्फ पहला आधा पार्ट रीड आउट किया, तो क्या लिखा हुआ है कि विच लेटर वुड बी एट्थ टू द लेफ्ट ऑफ। ऐसा कौन सा अक्षर है जो बाईं और 8वें प्लेस पे बैठा है। आगे क्या लिखा हुआ है, विच इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, जो बाईं ओर से 15वें प्लेस पे अवेलेबल है। देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो कहां बैठा मिलेगा, 8th टू द लेफ्ट, बाईं ओर 8वें प्लेस पे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर मैंने कहा था 4th राइट निकालो, 6th लेफ्ट निकालो, अब किसके दाईं और चौथे प्लेस पे जाओगे, किसके बाईं और छठे प्लेस पे जाओगे, तो उसके लिए रेफरेंस चाहिए ना। तो यहां पर भी बोला तो गया है कि किसी का 8th लेफ्ट निकालना है। अब किसका 8th लेफ्ट निकालना है उसका रेफरेंस चाहिए होगा हमें। तो किसका 8th लेफ्ट निकालना है, विच इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। एक बार और इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा मैं कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस A to Z के अंदर कहां पर है, 8th टू द लेफ्ट, बाईं और 8वें प्लेस पे। किसके बाईं और 8वें प्लेस पे, जो बाईं ओर से 15वें प्लेस पे बैठा अक्षर है, दैट इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी डाउट आ रहा है तो इसे और ज्यादा सिंपल बनाता हूं। ठीक है, देखो जब तक आपको क्वेश्चन पढ़नी नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगा, तो सॉल्यूशन कहां से निकल जाएगा। फिर से देखो एक बार, अब इसे और ज्यादा कैसे आसान बना देता हूं मैं कहता हूं कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीक्वेंस A to Z के अंदर एक अक्षर है जो बाईं ओर से 15वें प्लेस पे बैठा है। ठीक है, अब आपको पता है कि बाईं ओर से 15वें प्लेस पे 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा लेटर अवेलेबल है। क्लियर। अब उस 15th लेफ्ट के फर्दर 8th लेफ्ट में जो लेटर अवेलेबल है हमें वो बताना है। अब तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो मतलब कि आपको 15th लेफ्ट के भी कहां जाना है, 8th लेफ्ट पे। तो रेफरेंस क्या हुआ, 15th लेफ्ट हुआ ना, क्योंकि इसी के ही 8 प्लेसेस बाईं ओर मूव करना है आपको। तो सबसे पहले तो हमें इस 15th लेफ्ट का पता होना चाहिए सीक्वेंस में कहां बैठा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि ये मेरा सीक्वेंस था A to Z का, ABC, इस तरह से लेटर्स बैठे हुए हैं। यहां मुझे टारगेट करना है बाईं ओर से 15वें प्लेस पे कौन सा अक्षर आ रहा है। तो बाईं ओर से 15वें प्लेस पे, बाईं ओर से पहला अक्षर, बाईं ओर से दूसरा, 3rd फ्रॉम द लेफ्ट, 4th लेफ्ट, करते करते मैं यहां तक आ गया। और कौन सा अक्षर है यहां पर, जो 15th फ्रॉम द लेफ्ट है। अभी सिर्फ अक्षर से मतलब नहीं है, अभी सिर्फ नंबर या उसकी पोजीशन से मतलब है। तो मैंने देखा कि 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन बैठा हुआ है, तो मुझे मिल गया। अब 15th लेफ्ट को ही क्यों टारगेट किया, क्योंकि जब इसका नहीं पता होगा तो मैं यहां पर कैसे अप्रोच कर लूंगा, सोचने वाली बात है। तो मैंने देखा कि 15th लेफ्ट हैंड साइड से या बाईं ओर से काउंट करने पे 15वां अक्षर कौन सा है, तो मैं पहुंच गया उसके ऊपर। अब यहां पर आने के बाद इस लेटर या इस अक्षर का राइट और लेफ्ट वही होगा जो आप लोगों का राइट और लेफ्ट है। स्टार्टिंग में भी बताया था, इसका यहां पर राइट है और इसका यहां पर लेफ्ट। तो मुझे 15th लेफ्ट का तो आइडिया हो गया। अब 15th लेफ्ट पता चल गया, तो अब जाना कहाँ है, लेफ्ट में जाना है। कितने स्टेप्स के लिए, 8 स्टेप्स के लिए। तो चलते हैं इसी के ही लेफ्ट में 8 स्टेप्स। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं यहां पर आ गया। फिर से देखिए, सबसे पहले हमने टारगेट किया 15th लेफ्ट, क्योंकि 15th लेफ्ट के ही बाईं ओर 8 प्लेस पे आना है मुझे। तो 15th लेफ्ट को देखा मेरे ही लेफ्ट से 15वें प्लेस पे। और 15th लेफ्ट पता होने के बाद मुझे मूव करना है लेफ्ट में बाईं ओर कितने स्टेप्स के लिए, 8 स्टेप्स के लिए। तो इसी के ही बाईं ओर मैं 8 स्टेप्स मूव कर चुका हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना क्लियर हो गया। अब इससे आगे देखो करना क्या है आपको। ठीक है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले वो क्लियर कर देते हैं। लेट अस सपोज आप अपने घर से चलते हो, ठीक है, कोई काम जा रहे हो मार्केट में, आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। सपोज आप कुछ स्टेप्स चल के गए, ऐसे कुछ स्टेप्स चल के जा रहे हो, मार्केट की तरफ जा रहे हो, यहां पर मार्केट है। ठीक है, यहां पर मार्केट है, आप यहां से चले, आप मार्केट की तरफ बढ़ते जा रहे हो। सडनली यहां पर, अभी थोड़ा रास्ता पेंडिंग था, सडनली यहां पर पहुंचने के बाद आपको याद आया कि आप पैसे उठाना तो भूल ही गए, सामान कहां से लाओगे। तो आपने क्या किया, आप यहां पर आके रुके, अभी मार्केट दूर है,
आप पर्स उठाने वापस जाओगे घर पे पैसे उठाने के लिए। पहले आप कुछ कदम चल के गए, ठीक है, यहां पर आके पहुंचे। सपोज आप 50 स्टेप्स चल चुके थे, ठीक है। अब वापस घर जा रहे हो पर्स उठाने के लिए वापस। आप जिस डायरेक्शन से आ रहे थे आप उसी डायरेक्शन में वापस चलने, अब लेफ्ट से आ रहे थे, अब लेफ्ट की तरफ दोबारा चल दिए। तो इतना सोचो, जैसे आप लेफ्ट से आ रहे थे और वापस लेफ्ट में चले जाओगे तो आपके स्टेप्स कम होते जाएंगे या बढ़ते जाएंगे? तो आप बोलोगे जी कम होते जाएंगे। कैसे? क्योंकि मैं पहले 1 से लेके 50 स्टेप्स चल के आया, फिर मैं वापस अगर जा रहा हूं तो 49, 48, 47, 46, 45 ऐसे स्टेप्स कम होते जाएंगे ना। फिर आखिरी में आके मैं अपने घर पहुंचूंगा। मतलब आप ऑलरेडी लेफ्ट से आ रहे हो, आप वापस लेफ्ट में जा रहे हो, तो आपके स्टेप्स कम हुए या बढ़े? ऑब्वियस सी बात कम हुए। कितने कम होंगे? जितने स्टेप्स आप वापस आओगे। तो वही चीज यहां पर भी बोली जा रही है। अब पहले तो 1 से लेके 15 तक तो ट्रेवल कर रहे हो, ऑलरेडी लेफ्ट से आ रहे हो और वापस लेफ्ट में जा रहे हो। अगर वापस लेफ्ट में जा रहे हो तो स्टेप्स कम होंगे। कितने कम होंगे? जितने स्टेप्स में वापस आया। तो मतलब मैं पहले 15 पे था, अगर मैं एक स्टेप पीछे आता तो 14th लेफ्ट बनता, अगर एक स्टेप और पीछे आता तो 13th फ्रॉम द लेफ्ट आता, फिर 12 लेफ्ट आता, 11, 10, 9, 8 और 7। तो मतलब कि यहां पर आपको क्या सीखने को मिला कि अगर आप 15th लेफ्ट के फर्दर 8th टू द लेफ्ट स्विच करते भी हो तो आप डायरेक्टली कहां पर पहुंच जाओगे? 7th लेफ्ट पे। और आपको पता ही है कि आपको हर अक्षर जो है वो कहां से याद है अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में? लेफ्ट से याद है। और 7th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा लेटर अवेलेबल होता है? जी। तो कहने का मतलब जो अक्षर बाईं ओर से 15वें प्लेस पे है ए टू जेड के अंदर, उसके फर्दर 8th टू द लेफ्ट कौन सा अक्षर अवेलेबल है? लेटर जी अवेलेबल है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि अगर बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया ना, आगे इंस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा कंसर्न रहता है कि सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करना। कंसेप्ट क्लियर है तो शॉर्टकट तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब शॉर्टकट आ भी चुका होगा। चलो एक और एग्जाम्पल का रेफरेंस लेते हैं यहां पर हम, कि सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो बाईं और 21वें प्लेस पे बैठा है, 21st फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सॉरी 21st टू द लेफ्ट। ऐसा कौन सा अक्षर है जो बाईं और 21वें प्लेस पे बैठा है? मतलब किसी के बाईं और 21वें प्लेस पे जाना है, किसके 21 लेफ्ट पे जाना है? रेफरेंस तो चाहिए होगा, तो मैं रेफरेंस दे देता हूं। जो 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है उसके 21st लेफ्ट पे जाना है। तो 25th फ्रॉम द लेफ्ट, बाईं ओर से 25वां अक्षर, ये मेरा रेफरेंस हुआ। तो पहले मुझे देखना होगा बाईं ओर से 25वां अक्षर मुझे कहां मिलेगा। तो 1, 2, 3, 4 बाईं ओर से ही 25वां अक्षर ढूंढूंगा। करते करते मैं यहां पर आया। सपोज ये मेरा वो अक्षर था जो बाईं ओर से 25वें प्लेस पे बैठा है, तो इस अक्षर का राइट और लेफ्ट वही होगा जो मेरा राइट और लेफ्ट है। तो 25वां लेफ्ट मुझे मिल गया। अब मुझे जाना कहाँ है? लेफ्ट में कितने स्टेप्स के लिए? 21 स्टेप्स के लिए। तो चलो इसी के ही बाईं ओर चलेंगे 21 स्टेप्स के लिए। 1, 2, 3, 4 करते करते मैं यहां पर आऊंगा। तो ये तो मैं लाइंस लगाता ही रह गया। ठीक है, बात वही होगी, मैं ऑलरेडी लेफ्ट से आ रहा हूं, वापस लेफ्ट में चला गया तो मेरे स्टेप्स कम होते जाएंगे। समझ में आई बात? तो ध्यान में आ ही चुका होगा शॉर्टकट क्या है। ठीक है, तो अब शॉर्टकट समझो होता क्या है कि जब भी आपको यहां पर गिवन हो चीज, देखो ये शॉर्टकट कहां से आते हैं? कंसेप्ट से आते हैं हमेशा। जब भी आपको गिवन हो ये चीज कि अगर आपको किसी एक लेटर की पोजीशन निकालनी है किसी दूसरे लेटर का रेफरेंस लेते हुए, जैसे आपको कहां मूव करना है? 8th लेफ्ट पे। किसके 8th लेफ्ट पे? जो 15th फ्रॉम द लेफ्ट है। तो हमेशा उनकी डायरेक्शंस को टारगेट करो। अब इनकी डायरेक्शन क्या है? ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है। तो जब भी डायरेक्शन आपको मिले सेम, जब भी डायरेक्शन सेम मिले तो हमेशा उनमें क्या करना है? आपको डिफरेंस लेना है। ठीक है, सबट्रैक्ट करना है दोनों की पोजीशन को, डिफरेंस लेना है। तो यहां पर भी लेफ्ट है, यहां पर भी लेफ्ट है, तो 15 - 8 कितना हो गया? यहां पर 7 हो गया। ठीक है, कितना हुआ? 7। देखो 7 ही तो निकाला था। क्यों? हम ऑलरेडी लेफ्ट से आ रहे हैं, वापस लेफ्ट में चले गए तो स्टेप्स कम होते हैं ना। तो यही चीज यहां पर है। 15th लेफ्ट, 8th लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट है, स्टेप डिफरेंस ले लिया तो कितना आया? 7। बट ये 7 कहां से होगा? लेफ्ट से या राइट से होगा? जी लेफ्ट से होगा। अब क्यों लेफ्ट से है? क्योंकि ये दोनों लेफ्ट थे। बट ऐसा कभी भी नहीं कहना कि ये दोनों लेफ्ट हैं इसलिए लेफ्ट आ गया, वो गलत होगा। ठीक है, वो मिडिल वैल्यू का रूल है जहां पर लेफ्ट लेफ्ट ऐड होके आंसर लेफ्ट में देता है, राइट राइट ऐड होके आंसर राइट में देता है। ये मिडिल वैल्यू का रूल नहीं है, ये रिलेटिव पोजीशन का रूल है। अब समझते हैं यहां पर लेफ्ट क्यों आया या राइट कब आएगा। तो उसके लिए एक कंडीशन समझो पहले तो। अगर मैं फिर से इस क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? 8th टू द लेफ्ट निकालना था। किसका 8th लेफ्ट है? जो 15th फ्रॉम द लेफ्ट बैठा हुआ है।
जो बाईं ओर से 15वें प्लेस पे है उसका बाईं ओर 8वां अक्षर निकालना है ना, तो सबसे पहले हमने किसको टारगेट किया? सबसे पहले हमने ये देखा कि 15वें लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, तभी हम उसके 8th लेफ्ट पे अप्रोच करके आए। तो बेसिकली इस पूरी की पूरी पिक्चर में इस लेफ्ट का क्या रोल था? इस लेफ्ट का रोल था कि ये सिर्फ आपको एक डायरेक्शन बता रहा था कि जो आप रेफरेंस यूज कर रहे हो, रेफरेंस क्या है? 15th लेफ्ट। जो आपने रेफरेंस यूज किया है उसके फर्दर आपको कहां अप्रोच करना है? आपको इसके लेफ्ट में आना है या राइट में? ये कहता है लेफ्ट, तो हम लेफ्ट में आ गए। इधर होता राइट तो हम राइट में चले जाते हैं। तो बेसिकली इस डायरेक्शन का जो रोल होगा वो ये होगा कि जो आपने रेफरेंस यूज किया है उसके आपको कहां स्विच करना है। लेफ्ट है तो लेफ्ट में जाएंगे, राइट होता तो हम राइट में चले जाते। क्लियर? तो अगर आपने ध्यान दिया भी हो, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सबसे पहले हम 15th लेफ्ट पे आए, 15th लेफ्ट पे आए तो चेंजेस किस में होंगी? इस 15th लेफ्ट में ही होंगी। कहने का मतलब जिस लेटर की पोजीशन आप जहां से निकालने जा रहे हो, जैसे 8th लेफ्ट कहां से निकालना है? 15th लेफ्ट। तो रेफरेंस कौन सा बना? 15th लेफ्ट ही बना। तो जो रेफरेंस के साथ की डायरेक्शन होगी वही आपको यहां पर मेंशन करनी होगी। फिर से देखिए, हमने 15th लेफ्ट में ही तो चेंजेस की थी। अगर हम 15th लेफ्ट से एक स्टेप पीछे आते तो 14th लेफ्ट ना बनते, मैंने यही बताया था। अगर 14th लेफ्ट से एक स्टेप पीछे आते तो 13th लेफ्ट ना बनते, फिर 12th लेफ्ट पे। इन शॉर्ट जो भी चेंजेस हैं इन इनिशियल वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू में ही आ रही है। तो वही बात कह रहा हूं मैं कि जिस लेटर की पोजीशन जहां से निकालनी है, जैसे 8th लेफ्ट कहां से निकालना है? 15th लेफ्ट से। तो इस 15 के साथ जो रेफरेंस वाली वैल्यू के साथ डायरेक्शन अवेलेबल है वही आपको यहां पर कंसीडर करनी होगी। ये एक्चुअल कंसेप्ट है, ठीक है। बाकी इसका एक ट्रिक भी है। शॉर्टकट क्या है? सिंपल सी बात है। फ्रॉम के साथ यहां पर क्या आ रहा है? लेफ्ट आ रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर भी लेफ्ट आ गया। अगर फ्रॉम के साथ होता राइट तो यहां पर भी राइट आ जाता। तो वो आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम ये हमारा जो है केस नंबर 1 जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं। तो 7th फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा लेटर अवेलेबल होता है जी, ठीक है। अब धीरे धीरे इन्हीं की ही प्रैक्टिस करेंगे। बस आपको एक चीज का आइडिया हो गया, आगे इजीली समझ में आएंगे। वैसे करवाऊंगा वो भी डिटेल में, बट एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप और केसेस भी हम देखेंगे। जैसे कि आपको केस नंबर 2 के अंदर गिवन है, क्या लिखा हुआ है? पढ़ने का तरीका। हमेशा स्टेटमेंट को पहले हाफ पढ़ो, ठीक है, अगर स्टार्टिंग है तो। विच लेटर वुड बी 8th टू द राइट? ऐसा कौन सा अक्षर है जो कहां पर बैठा हुआ है? दाईं और 8वें प्लेस पे। आपने मुझे कहा कि दाईं और 8वें प्लेस पे कौन सा अक्षर है वो निकालो। तो मैंने भी बोला ठीक है, मैं समझ गया कि मुझे 8th टू द राइट निकालना है। दाईं और 8वें प्लेस पे कौन सा अक्षर है मुझे वो फाइंड आउट करना है। मैं निकाल लूंगा, बट रेफरेंस तो दो। तो आपने रेफरेंस भी दे दिया कि किसका दाईं और 8वां निकालना है। तो आपने रेफरेंस किसका दिया? विच इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, कि जो अक्षर बाईं ओर से 15वें प्लेस पे बैठा हुआ है, बाईं ओर से 15वें प्लेस पे बैठा हुआ है, उसके दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, आपको वो फिगर आउट करना है, ठीक है। बाकी हिंदी में तो हर एक चीज क्लियर हो ही जाती है, बट मेजोरिटी रहती है, कुछ स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में भी अटेम्प्ट करना पसंद करते हैं। क्लियर? तो चलो, तो हमें निकालना है 8th राइट। किसका 8th राइट? जो 15th फ्रॉम द लेफ्ट है। तो रेफरेंस कौन हुआ? 15th लेफ्ट ना हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा है। तो ये हुआ मेरा सीक्वेंस A to Z का। तो बाईं ओर से 15वां अक्षर 1 2 3 4 करते करते मैं बाईं ओर से 15वें अक्षर पे आया। ये मेरा हुआ 15th फ्रॉम द लेफ्ट। कौन सा अक्षर है? अब यहां पर पहुंचने के बाद इसका राइट लेफ्ट वही होगा जो मेरा या आपका राइट और लेफ्ट है, एक ही बात होगी। 15th लेफ्ट का आइडिया हो गया। अब मुझे जाना कहां है? राइट में। कितने स्टेप्स के लिए? 8। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस डायरेक्शन का रोल क्या रहेगा? सिर्फ ये बताना कि जो आपने रेफरेंस यूज किया है उसके आपको कहां स्विच करना है। पिछले केस में क्या था? लेफ्ट, तो हम लेफ्ट में आ गए। अब है राइट, तो हम राइट में चलेंगे। तो चलो दाईं ओर चलते हैं। कितने स्टेप्स के लिए? 8। तो चलते हैं दाईं ओर 8 स्टेप्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम यहां पर आ गए। क्लियर हुआ? अब वही बात आती है, वही मार्केट वाली बात। अब घर से निकले मार्केट की तरफ, ठीक है, पिछला केस ही लेते हैं। अब घर से निकले मार्केट की तरफ। आप क्या कर रहे थे? ऑलरेडी लेफ्ट से आ रहे हैं, राइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट से आ रहे थे। अगर मैं लेफ्ट से आ रहा हूं, वापस लेफ्ट में चला गया, तो मेरे क्या हुए थे? स्टेप्स क्या हुए थे? कम हुए थे। मेरे स्टेप्स क्या हुए थे? कम हुए थे। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन से मैं आ रहा था वापस उसी डायरेक्शन में स्विच कर गया। अब हुआ क्या? मैं मार्केट की तरफ जा रहा था। अब यहां पर कुछ रास्ते में एक दुकान सी पड़ी, मैंने यहां से सामान लिया और मैं वापस नहीं मुड़ा।
मैं मार्केट की तरफ ही बढ़ता गया, ठीक है, मार्केट की तरफ आगे कंटिन्यू करता रहा। मैं ऑलरेडी लेफ्ट से आ रहा हूं, मैं और स्टेप्स आगे बढ़ गया, तो बताओ मेरे स्टेप्स कम हुए या बढ़ेंगे? ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जिस डायरेक्शन से मैं आ रहा था वापस जाने के बजाय मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। 50 स्टेप्स चल के आया, मैं 10 स्टेप्स और आगे जाऊंगा तो मेरे स्टेप्स बढ़ेंगे नहीं, मेरे स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो वही चीज यहां पर भी है। आप ऑलरेडी लेफ्ट से आ रहे हो, अगर मैं वापस लेफ्ट में भाग जाता तो मेरे स्टेप्स कम होते, बट मैं वापस जाने की बजाय जिस डायरेक्शन से आ रहा था राइट की तरफ जा रहा था, और राइट में ही मैं बढ़ता गया, आगे की तरफ चलता गया, तो मेरे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। अब कितने स्टेप्स बढ़ेंगे? जितने स्टेप्स मैं आगे जाऊंगा। तो मतलब कि मैं बाईं ओर से पहले 15वें प्लेस पे था, अगर एक स्टेप आगे जाता तो 16th लेफ्ट बनता, एक स्टेप और आगे जाता तो 17th लेफ्ट बनता, फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो मतलब मैं 15 लेफ्ट से अगर दाईं ओर आगे बढ़ूंगा, राइट में जाऊंगा 8 स्टेप्स के लिए, तो मैं 23rd लेफ्ट पे पहुंचूंगा। बन गया शॉर्टकट फिर, ठीक है। पिछले केस में हमने क्या देखा था, अगर तो डायरेक्शन सेम है तो हमने क्या किया था, उनमें डिफरेंस लिया। बट अगर डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, अगर डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो उन नंबर्स को हमेशा आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो देखिए 15 में 8 जोड़ोगे तभी तो 23 आएगा। बस आपको ये टेक्निक याद रखनी है। लेफ्ट से आके वापस लेफ्ट चले गए तो स्टेप्स कम हुए, लेफ्ट से आके राइट में बढ़ गए तो स्टेप्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और 23rd फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा लेटर होगा, W। फिर से देखिए 15 लेफ्ट 8th राइट, डायरेक्शन अपोजिट है, डिफरेंट है, तो ऐड कर दो। 15 और 8 कितना हुआ, 23। 23 ही तो निकला था, देखो कंसेप्ट वाइज भी रिजल्ट। तो 23 क्या है, लेफ्ट या राइट, ठीक है, पहले तो ये देखना है। तो आप कहेंगे जो फ्रॉम के साथ है वो यहां पर आएगा, फ्रॉम के साथ लेफ्ट है तो यहां पर भी लेफ्ट। पर लॉजिकली भी देखें यहां पर रेफरेंस क्या यूज हुआ, रेफरेंस था 15th लेफ्ट, 15th लेफ्ट ही आगे जाके 23 लेफ्ट में कन्वर्ट हुआ, 15, 16, 17, 18 इस तरह से। तो जिस लेटर की डायरेक्शन जहां से निकालनी है, कहां से निकालनी है, 15th लेफ्ट से, तो इसके साथ देखो डायरेक्शन कौन है, लेफ्ट है, तो यहां पर भी क्या लेफ्ट आएगा। तो वही टेक्निक ही है, अगर फ्रॉम के साथ लेफ्ट है तो यहां पर भी लेफ्ट, और 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आपको पता ही है कौन सा अक्षर होता है, W। देखो कितना इजी लग रहा होगा अब। बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अभी भी डिस्कस करेंगे, और आपको एक्सरसाइज में तो बल्क में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलो थर्ड केस की तरफ स्विच करते हैं। फिर से पढ़ने का तरीका, विच लेटर वुड बी 8th टू द राइट, ऐसा कौन सा अक्षर होगा जो कहां बैठा दिखाई देगा, दाईं ओर 8वें प्लेस पे। तो आपने मुझे कहा कि दाईं ओर 8वें प्लेस पे कौन सा अक्षर है वो निकालो, तो मैंने भी बोल दिया ठीक है, मैं दाईं ओर से दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है, मैं दाईं ओर पे मूव कर लूंगा 8 स्टेप्स के लिए। बस किसका 8th राइट निकालना है, रेफरेंस भी तो दो। आपने बता दिया विच इज 15th फ्रॉम द राइट, कि जो अक्षर दाईं ओर से 15वें प्लेस पे है उसका 8th राइट निकालो। जो अक्षर दाईं ओर से 15वें प्लेस पे है उसके दाईं ओर 8वां अक्षर निकालो, ठीक है। अब यहां पर रेफरेंस कौन बना, ये 15th राइट ही तो बना। पहले दोनों केसेस में मुझे रेफरेंस गिवन था वो बाईं ओर से 15वां अक्षर था, देखो चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें। अब यहां पर रेफरेंस क्या है, दाईं ओर से 15वां अक्षर। तो सबसे पहले अगर लेफ्ट था तो मैं लेफ्ट से ले रहा था, अब राइट है तो मैं राइट से लूंगा। तो दाईं ओर से 15वां अक्षर देखते हैं, तो दाईं ओर से कोई पहला अक्षर मिला, दाईं ओर से दूसरा अक्षर मिला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, करते करते मैं दाईं ओर से 15वें अक्षर पे आ गया। यहां पर 15th फ्रॉम द राइट हैंड मुझे मिल गया। अब दाईं ओर से कोई भी अक्षर बैठा होगा 15वें प्लेस पे, बैठा तो अक्षर ही है ना, तो उस अक्षर का राइट और लेफ्ट वही होगा फिर से जो आपका राइट और लेफ्ट है। क्लियर। अब मुझे जाना कहां है, राइट में। कितने स्टेप्स के लिए, 8 स्टेप्स के लिए। तो चलते हैं इसी के ही राइट में 8 स्टेप्स के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं यहां पर आ गया, ठीक है। अब कंसेप्चुअली फिर से देखो, आप ऑलरेडी राइट से आ रहे हो, आप वापिस राइट में चले गए। देखो राइट से आ रहे थे ना, राइट की तरफ चले गए। प्रेपोजिशन मैटर करती है, टू द राइट एंड फ्रॉम द राइट मैटर करता है। फ्रॉम द राइट तो हमने निकाल लिया, अब टू द राइट जा रहे हैं, मतलब राइट से राइट की तरफ जा रहे हैं। ऑलरेडी राइट से आ रहे हैं, आगे बढ़ने की बजाय वापिस ही चलते जा रहे हैं, तो वापिस चलते जा रहे हैं तो स्टेप्स क्या होंगे, कम नहीं होंगे। क्लियर। तो मतलब हम 1 से लेके 15 तक जब ट्रेवल करके आए तो धीरे धीरे कम होते जाएंगे ना। देखो 14 13 12 11 फिर 1 पे आ जाएंगे। तो रूल तो वही है, कहता है ना डायरेक्शन को टारगेट करो। डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये भी राइट है ये भी राइट है, तो राइट राइट आया, डायरेक्शन सेम है तो डिफरेंस लेंगे। तो 15 में से 8 कम कर दो, कितना आया, 7 आया।
कहाँ से 7? राइट से, क्योंकि रेफरेंस क्या था 15th राइट, रेफरेंस के साथ राइट है तो यहाँ पर भी राइट, और शॉर्टकट भी सेम ही है, फ्रॉम के साथ राइट है तो यहाँ पर भी क्या आया? राइट आया। बट हमें बताना क्या है, ऐसा कौन सा अक्षर है, विच लेटर। अब वही रिकॉल करते हैं उन्हीं चीज़ों को। आपको हर एक लेटर की पोजीशन कहाँ से याद है? लेफ्ट से, बाईं ओर से। बट आंसर किस में आया? राइट में, दाईं ओर से। अब मोस्टली कैंडिडेट क्या मार्क कर देंगे? जी, जो कि गलत है, क्योंकि जी की जो पोजीशन है वो क्या होती है? बाईं ओर से 7वीं, 7th फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये आंसर आया राइट से, तो लेटर बताना है, लेटर लेफ्ट से याद है, तो वही रूल याद रखो। रूल नंबर 1, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। किस लिए था? कोई भी अक्षर अगर आपको उसकी पोजीशन राइट से गिवन है, दाईं ओर से, और उसे आपको कहां से निकालना है? बाईं ओर से। और एक शॉर्टकट भी सीखा था कि सम जो है हमें टोटल से एक ज्यादा बनाना है। तो टोटल कितने होते हैं अक्षर? 26, एक ज्यादा मतलब कितना बनाना है? 27। ठीक है, तो साथ में क्या जोड़ूं कि सम 27 बने? 20 जोड़ेंगे। तो इन शॉर्ट जो अक्षर 7th फ्रॉम द राइट हैंड है वो बाईं ओर से 20वें प्लेस पे भी सेम ही दिखाई देगा। अब मुझे यहां से क्लियर हुआ कि 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा लेटर बैठा दिखाई देगा? टी। तो जो अक्षर दाईं ओर से 15वें प्लेस पे है उसके दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है? टी अवेलेबल होगा। आई थिंक अब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना, ट्रिक वही लग रही है, डायरेक्शन सेम है तो माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए क्या है। फिर से एक बार हम सारे केसेस गो थ्रू कर रहे हैं, अब इससे रिलेटेड मिक्स से टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। विच लेटर वुड बी 8th टू द लेफ्ट? ऐसा कौन सा अक्षर है जो किसी के बाईं ओर 8वें प्लेस पे है? अब फिर से पिक्चर क्लियर हो गई है कि किसी अक्षर का बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है, हमें वो निकालना है। अब किसका 8th लेफ्ट निकालेंगे? जो दाईं ओर से 15वें प्लेस पे है। तो वही बात आती है, तो पहले तो पता होना चाहिए दाईं ओर से 15वें प्लेस पे बैठा कौन है। तो दाईं ओर से पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा करते करते मैं दाईं ओर से 15वें अक्षर पे पहुंचा। दाईं ओर से 15वां अक्षर, कोई ना कोई तो बैठा ही होगा, तो इसका राइट लेफ्ट वही होना चाहिए जो आपका राइट और लेफ्ट है। दाईं ओर से 15वें प्लेस पे मैं आया, अब जाना कहाँ है? बाईं ओर। किसके? 15वें राइट के। कितने स्टेप्स के लिए? 8 स्टेप्स के लिए। तो चलो चलते हैं इसी की ही बाईं ओर 8 स्टेप्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं यहां पर आ गया, मैं ऑलरेडी राइट से आ रहा हूं। अगर वापस राइट में चला जाता तो स्टेप्स कम हो रहे थे, जो कि हमने पिछले केस में देखा। देखो, हम ऑलरेडी राइट से आ रहे हैं ना, वापस राइट चले गए थे तो स्टेप्स कम हुए थे। मैं यहां पर राइट से तो आ रहा हूं, पर राइट की बजाय वापस जाने की बजाय मैं आगे बढ़ गया तो स्टेप्स भी बढ़ जाएंगे। तो वही बात आती है, डायरेक्शन देखो, राइट और लेफ्ट डिफरेंट है, अपोजिट है। ये लेफ्ट है और राइट, डायरेक्शन सेम है तो माइनस करते हैं, डिफरेंट है तो ऐड करते हैं। तो कितना आ जाएगा? 23rd। 23rd कहाँ से? राइट से, क्योंकि रेफरेंस भी 15th राइट। समझ आया? अब लेटर कहाँ से आते हैं? लेफ्ट से। तो वही शॉर्टकट बताते हैं कि सम जो है टोटल से एक ज़्यादा बनाना है। टोटल 26 अक्षर होते हैं तो सम 27 बनाएंगे। तो टोटल तो 23rd राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिए, सम 27 बनाइए, 4 ऐड करेंगे तो जो 23rd फ्रॉम द राइट हैंड होगा वो 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड भी सेम ही मिलेगा। अब यहां से क्लियर हुआ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा लेटर होता है? टी अक्षर आएगा। ठीक है, चीजें वही हैं, सब कुछ सेम है, डायरेक्शन सेम है तो माइनस कर दो, डिफरेंट है तो ऐड कर दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? डायरेक्शन सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है या राइट राइट है, तो इनको क्या करना है? माइनस, मतलब के सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, चाहे आप नोट्स बना रहे हो तो लिख भी सकते हो, लेफ्ट राइट है या राइट लेफ्ट है, डायरेक्शन अपोजिट है, डिफरेंट है तो हमेशा क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा? लेफ्ट रहेगा या राइट रहेगा? ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? जो हमारा रेफरेंस है, जहां से हमने कोई ना कोई लेटर की पोजीशन निकालनी है, दाएं और बाईं तरफ। ठीक है, बस ये बेसिक चीजें याद रखो। ठीक है, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो एक कंसेप्चुअली देखो, जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, माइंड में पिक्चर सी बननी चाहिए कि हम क्या फिगर आउट कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं अब एग्जांपल, जैसे कि देखो पढ़ने का तरीका, 6th टू द लेफ्ट ऑफ, मतलब किसी के बाईं ओर 6 प्लेस पे जाना है। मतलब पिक्चराइज करो माइंड में ये वाली चीज कि किसी की बाईं ओर 6ठा प्लेस निकालना है। किसका 6th लेफ्ट निकालना है? जो 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। अच्छा, जो अक्षर 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है उसके 6th लेफ्ट पे जाना है। बाएं से जाके बाईं ओर वापिस आ रहे हो, लेफ्ट से जा रहे हो वापस लेफ्ट में आ रहे हो, डायरेक्शन सेम है तो माइनस ही तो करते हैं, क्योंकि लेफ्ट से वापस लेफ्ट में जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा।
ट्वेल्थ लेफ्ट का लेटर कौन है? एल। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को पढ़ते ही माइंड में आना चाहिए कि हाँ क्या पूछा जा रहा है। फिर से पिक्चराइज करो, 9th टू द राइट, किसी के दाईं ओर 9वें प्लेस पे जाना है। अच्छा, किसी के दाईं ओर 9वें प्लेस पे जाना है, किसके 9th राइट पे जाना है? जो दाईं ओर से 16वें प्लेस पे है। तो दाईं ओर से कोई 16वें प्लेस पे बैठा है, उसके दाईं ओर 9वें प्लेस पे जाना है। 9वें प्लेस पे जाना है दाईं ओर किसके? जो 16th फ्रॉम द राइट है। फिर से डायरेक्शन सेम है, माइनस कर दो 7th राइट। बट लेटर कहां से याद है? लेफ्ट से। लेफ्ट में कन्वर्ट करिए, सम 27 बना के कौन सा लेटर बैठा के मिलेगा? टी मिलेगा। फिर से 8th टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम द लेफ्ट। अब कहां जाना है? किसी के दाईं ओर 8वें प्लेस पे। किसी के दाईं ओर 8वें प्लेस पे है जी, किसके दाईं ओर 8वें प्लेस पे जाना है? जो 16th फ्रॉम द लेफ्ट है, जो बाईं ओर से 16वें प्लेस पे बैठा है। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट। बाईं ओर से 16वां का 8th टू द राइट, दाईं ओर 8वां, बाएं से आके दाएं में जा रहे हैं, स्टेप्स बढ़ते जाएंगे ना, आगे की तरफ बढ़ गए। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या करेंगे? ऐड ही तो करेंगे। 24th लेफ्ट, लेटर कौन सा आएगा? हर लेटर की प्लेस वैल्यू कहां से याद होती है? लेफ्ट से ही। तो 24th लेफ्ट पे कौन सा अक्षर आएगा? एक्स। इसी तरह 7th टू द लेफ्ट, किसी का बाईं ओर 7वें प्लेस पे जाना है। अब किसका 7 लेफ्ट निकालना है? जो दाईं ओर से 16वें प्लेस पे है। तो दाईं ओर से, सॉरी राइट से, दाईं ओर से 16वें प्लेस पे कोई अक्षर है, दाईं ओर से 16वें प्लेस पे कोई अक्षर है, उसके बाईं ओर 7वें प्लेस पे जाना है। दाएं से बाएं चले गए, स्टेप्स बढ़ गए, डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐड ही तो करते हैं। तो 23rd फ्रॉम द राइट, वैल्यूज लेफ्ट से याद है, तो यहां पर आंसर क्या आ गया? ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, एक ग्रिप बन जाएगी इस रूल के अंदर। हालांकि देखो, अभी जो मैंने यहाँ पर कंसेप्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये सिर्फ 2 स्टेप्स में ही है, 2 फेज में है। अब इसमें मल्टीपल फेज में भी क्वेश्चन बनते हैं, बट अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि नेगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है, पहले इस रूल को टैकल करने की टेक्निक समझो, प्रैक्टिस करो सिंपल लेवल के क्वेश्चन की। उसके बाद आपको जो मैं एक्सरसाइज के अंदर वीडियो सॉल्यूशन देने वाला हूं, उसमें जाके आपको क्लियर होंगी चीजें हाई लेवल की भी। अभी वर्बली बताऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां जाके चीजें क्लियर होंगी जब आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसमें भी काफी ज्यादा केसेस बनते हैं। तो आप पजल हो जाओगे, यार चल की रही क्या रही है चीज। बेटर होगा पहले इन चीजों के ऊपर होल्ड बना लो। अगर किसी भी कंसेप्ट में या किसी भी केस में डाउट आया हो तो वो गो थ्रू जरूर कर लो। ठीक है, वो जरूर गो थ्रू करना, उसके बाद ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। क्लियर? जितनी बार डाउट आया मल्टीपल टाइम्स देख लो, वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं कि आपको बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बट स्टिल अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये रटना मत चीजों को। जी डायरेक्शन सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है, राइट राइट है तो माइनस, डिफरेंट है तो ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन चीजों को रटना मत कभी भी, कंसेप्चुअली सोच के चलना। क्योंकि अगर मैं कहूं कि किसी अक्षर के बाईं ओर 12वें प्लेस पे कौन है, जो बाईं ओर से 5वां अक्षर है। ठीक है, 12th टू द लेफ्ट, 5th फ्रॉम द लेफ्ट, कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो बाईं ओर 12वें प्लेस पे बैठा है? किसके? जो बाईं ओर से 5वां अक्षर है। तो जो बाईं ओर से 5वां अक्षर है, 5th फ्रॉम द लेफ्ट है, उसके बाईं ओर 12वां अक्षर। तो आप कहोगे जी डायरेक्शन सेम है तो 7 लेफ्ट लेटर क्या आ गया जी, जो कि ये टोटली रॉन्ग होगा, कंसेप्चुअली टोटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो अक्षर बाईं ओर से 5वें प्लेस पे बैठा है, दैट मीन्स उसके बाईं ओर 4 अक्षर अवेलेबल है, तभी तो वो 5वें प्लेस पे बैठा हुआ है। उसके बाईं ओर सिर्फ 4 ही बनेंगे। क्या उसके बाईं ओर 12 स्टेप्स जा सकते हो आप? नहीं जा सकते ना। इस रूल के अंदर रेपिटेशन अलाउड नहीं है कि ZY XW ऐसे फिर से शुरू हो जाएगा। इस रूल में हमेशा ध्यान में रखना, ये रेपिटेशन इस रूल के अंदर अलाउड नहीं है। जो सीक्वेंस है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का A to Z वन एट अ टाइम ही कंसीडर करना है, क्योंकि ये अल्फाबेट क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट, सीरीज का पार्ट नहीं है। तो जो भी कहता है ना कि हाँ उसके बाद ZY XW ऐसे शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस रूल के अंदर रेपिटेशन अलाउड नहीं होती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तभी मैं कह रहा था कि माइंड में एक पिक्चर सी बननी चाहिए, 5th लेफ्ट का 12th लेफ्ट निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा? नॉट पॉसिबल। पहली बात, ऐसा क्वेश्चन आपको कभी बनेगा ही नहीं, बट स्टिल प्रैक्टिस के टाइम पे डाउट रह सकता है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं बनेगा। ओके, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलो, ये वाली खास बातें बता दी हैं, बाकी इसमें अलग अलग वेरिएशन में और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो आपको एक्सरसाइज में ही मिलेंगे। ठीक है, तो वहां से उसका वीडियो सॉल्यूशन देख के भी आपको चीज़ें
काफ़ी हद तक क्लियर होंगी। तो बेसिक आइडिया हो गया रूल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अगला रूल क्या कहता है अब? रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ लेटर, अक्षरों के जोड़े के बीच की सापेक्ष दूरी। अब मिक्स मत करना पिछले रूल को इस रूल के साथ, क्योंकि पिछला जो रूल था उसमें क्या था? रिलेटिव पोजीशन, सापेक्ष स्थिति थी। अब है रिलेटिव डिस्टेंस, सापेक्ष दूरी। ठीक है, मतलब आपको रूल के नेम से नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, अब ये रूल में होता क्या है वो ध्यान से सुनो। मैं आपके सामने एक वर्ड रखता हूं आर्क। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। कोशिश करना उसे समझने की कि मैं कहना क्या जा रहा हूं। ठीक है, सिर्फ भावनाओं को समझना मेरी। ओके, चलो ये मैंने अल्फाबेटिकल सीक्वेंस ऐसे ही लिखा है समझाने के लिए आगे। अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट देता हूं कि हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, फिर से सुनिए, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर in the word arc, each of which has as many letters between them as in the English alphabetical order A to Z। हिंदी में सुनो, इस आर्क वर्ड के अंदर, आर्क शब्द के अंदर ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z के अंदर होते हैं। अब नहीं आया समझ तो सुनो ध्यान से। अगर मैं अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में अपनी मर्जी के दो अक्षर को टारगेट करता हूं, अपनी मर्जी के, आपकी मर्जी नहीं चलेगी क्योंकि रूल नहीं समझ में आएगा फिर। अपनी मर्जी के दो अक्षर को टारगेट करता हूं, एक ए और एक सी। ये दो अक्षर टारगेट किए किसमें? ए टू जेड सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं अल्फाबेटिकल सीक्वेंस ए टू जेड के अंदर जो मैंने दो अक्षर यहां पर पकड़े हैं उनके बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं? एक ही अक्षर आ रहा है। ए और सी के बीच में सिर्फ एक ही अक्षर आ रहा है, वो कौन सा है? बी। ठीक है, अब यही के यही दोनों अक्षर अगर मैं इस आर्क वर्ड के अंदर पकड़ूं, आर्क वर्ड में कौन सा अक्षर पकड़ते हैं? ए और सी। अब मुझे ये बताओ इस वर्ड के अंदर इस ए और सी के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं? इनके बीच में भी एक ही अक्षर आ रहे हैं। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस ए टू जेड में भी ए और सी के बीच में सिर्फ एक ही लेटर का गैप है। इस आर्क वर्ड के अंदर जो मैंने ए और सी पकड़े हैं इनके बीच में भी एक ही लेटर का गैप है, दोनों में गैप सेम है, तो ए और सी मेरा एक पेयर बन गया। ठीक है, अब कोरिलेट करो फिर से। मैंने बोला क्या था कि इस आर्क वर्ड के अंदर ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं, पेयर हैं, जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर का गैप है जितना उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला ए टू जेड के बीच में होता है। ठीक है, कि हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड आर्क, each of which has as many letters between them as in the English alphabetical sequence। अब A और C के बीच में एक ही अक्षर का गैप है, तो वर्ड में भी तो, आर्क वर्ड में भी तो एक ही अक्षर का गैप है। अब नो डाउट वो लेटर सेम नहीं है, तो मैंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की कि वो लेटर भी सेम होना चाहिए। मैंने क्या कहा? सिर्फ गैप सेम होना चाहिए, उतने ही अक्षर का गैप होना चाहिए। चाहे यहाँ पर वाई आए, जेड आए, चाहे बी भी आ जाता, डजेंट मैटर, सिर्फ गैप से मतलब है। एक और एग्जाम्पल देखो, अगर मैं एक वर्ड लेता हूं, एक और एसिड। ठीक है, मैं पहले दो अक्षर उठाता हूं, ए और सी। अब अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में देखो ए और सी में तो एक लेटर एग्जिस्ट करता है। क्या यहां पर ए और सी के बीच में कोई भी लेटर आ रहा है? इधर एक का गैप है, इधर जीरो का गैप है, क्या गैप सेम हुआ? नहीं ना, तो हम पेयर थोड़ा बना लेंगे। अगर हम यहां पर बात करें ए और आई की, ए और आई की, अब अल्फाबेटिकल सीक्वेंस से देखो ए और आई में कितने सारे लेटर्स आते हैं? 7 लेटर्स आते हैं। अब यहां तो पूरे वर्ड में ही 7 अक्षर नहीं है, क्या गैप सेम हो गया? यहां ए और आई के बीच में एक अक्षर आ रहा है, यहां ए और आई के बीच में 7 अक्षर आ रहे हैं, गैप मैच नहीं किया, तो ये भी पेयर नहीं बनेगा। अगर हम बात करें ए और डी की, ए टू जेड के अंदर देखो ए और डी में कितने अक्षर आ रहे हैं? जी 2 अक्षर आ रहे हैं, एक तो देखो ए और डी में 2 अक्षर आ रहे हैं, वर्ड में भी तो ए और डी के बीच में 2 ही अक्षर आ रहे हैं, गैप सेम हो गया, तो ए और डी मेरा एक पेयर बन गया। क्लियर? आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने कौन कौन सा पेयर है, बस आपको ये बताना है कि पेयर बन कितने रहे, बस ये चीज करनी है। ठीक है, अब ये तो सिर्फ मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताया है कि इस रूल के अंदर क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे, बाकी अभी सॉल्व करने का तरीका नहीं बताया, वो अब डिस्कस करेंगे। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है वही चीजें,
हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड पेंसिल, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, या सिंपली इंग्लिश अल्फाबेट। कि पेंसिल शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के जड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। क्लियर? मतलब पेयर फाइंड आउट करने हैं, जोड़े। तो सबसे पहले आपको करने का तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पेंसिल वर्ड या XYZ कोई भी वर्ड होगा उसमें हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू मेंशन करनी है। जैसे P का प्लेस क्या है, अगर फिर भी अभी याद नहीं हुए तो यही टाइम है, बोल बोल के याद करते रहो। P16, E5, N14, C3, I9, L12। ओके, बोल बोल के याद करो। अब देखो आपको पेयर निकालने कैसे हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो पेयरिंग फाइंड आउट करने का, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 3-4 पॉइंट बताने वाला हूं। पहले वर्बली बताऊंगा, फिर इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने पहले अक्षर की प्लेस वैल्यू को उठाओ। यहां पर पहला अक्षर क्या है, P, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 16। 16 को उठाओ और काउंटिंग करना शुरू कर दो। ठीक है? काउंट कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। जैसे अगर नंबर 16 है तो 16 के बाद क्या होगा, 17, 18, 19, 20, 21। अगर आप 14 को उठा रहे हो तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18, इस तरह से। ये नहीं कहना कि 9 को उठाया, 9 के बाद 1, 2, 3 शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। जो भी नंबर आप उठाओगे उसी नंबर से आगे की तरफ बढ़ना है। अगर 12 को उठाया तो 12 से आगे 13, 14, 15, 16, 17, 18। समझ में आ गया? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैसे काउंट करना है, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में। किस तरह काउंट करना है, किस तरह काउंट करना है, लेटर टू लेटर। जैसे कि यहां पर नंबर 16 है, अगर मैं इसे काउंटिंग में लूंगा तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, दैट्स इट। लेटर टू लेटर काउंट करना है, और जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उतने ही स्टेप्स तक काउंटिंग लेके जानी है। मतलब अगर इधर 5 है तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, दैट्स इट। जितने लेटर्स होंगे उतने स्टेप्स तक काउंटिंग लेके जानी है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करना है हमेशा, बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में, और लेटर टू लेटर काउंट करना है। ठीक है? कैसे और किस तरह, कब तक। तीसरा क्वेश्चन, कब तक काउंट करें, जब तक हमारा बोला हुआ नंबर हमारे ऊपर लिखे नंबर के साथ मैच नहीं कर जाता। कैसे? अगर हमने 16 के बाद यहां पर लेटर टू लेटर काउंट किया, पहले हमने बोला 17, मैंने बोला 17, क्या 17 ऊपर लिखे नंबर के साथ मैच हुआ? 17 के बाद क्या बोलेंगे, 18। 18 के ऊपर लिखे नंबर के साथ मैच हो रहा है? नहीं। तो जैसे हम लेटर टू लेटर मूव करते रहेंगे और काउंटिंग करते रहेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो जब तक हमारा बोला हुआ नंबर हमारे ऊपर लिखे नंबर के साथ मैच नहीं कर जाता तब तक पेयर नहीं बनेगा। अगर हमारा बोला हुआ नंबर ऊपर लिखे नंबर के साथ मैच कर रहा है, मतलब जो हमने बोला वो ऊपर भी लिखा हुआ है, तो वो पेयर बन जाएगा। नहीं बन रहा, नहीं मैच कर रहा, तो पेयर नहीं बनेगा। ठीक है? कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह लेटर टू लेटर। कब तक? जब तक बोला हुआ नंबर मैच ना कर जाए। ठीक है? चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो रूल है पेयर बनाने का, जब हम किसी भी अक्षर से काउंटिंग करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये बाय डायरेक्शनल चलता है, दोनों दिशाओं में। मतलब हम जो काउंटिंग करेंगे वो राइट में भी करेंगे, लेफ्ट में भी करेंगे। तो चाहे हम राइट में स्विच करें, चाहे हम लेफ्ट में जाएं, हमेशा जो काउंटिंग है वो आरोही क्रम में ही होनी चाहिए, मतलब के असेंडिंग ऑर्डर ही होना चाहिए। हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना। ये नहीं कहना कि आप 9 से पीछे की तरफ आ रहे हो तो 9, 8, 7, 6, गलत। चाहे आगे की तरफ जाओ चाहे पीछे की तरफ जाओ, काउंटिंग हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगी, बढ़ते क्रम में। हालांकि बहुत बार ऐसा भी होगा एग्जाम में, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको ये भी लिखा जाता है इन बोथ दी डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, कि दोनों दिशाओं में, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। अगर ये कुछ ना भी लिखा हो ना यहाँ पर ब्रैकेट में, तो भी ये बाय डिफॉल्ट बाय डायरेक्शनली होता है। बातें क्लियर है? 4 पॉइंट बोले हैं, फिर से देख लो। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। किस तरह? लेटर टू लेटर। कब तक? जब तक नंबर बोला हुआ मैच ना कर जाए। चौथा पॉइंट, दोनों दिशाओं में काउंटिंग करनी है। तो चलो एक बार इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 16 से। 16 को उठाओ, काउंटिंग शुरू कर दो। 16, 17 नहीं मैच कर रहा, 18 नहीं मैच कर रहा, 19, 20, 21। तो अब तक जो भी मैंने नंबर बोला वो मेरे किसी भी ऊपर लिखे नंबर के साथ मैच नहीं हुआ, तो इसलिए पी ने किसी के साथ पेयर नहीं बनाया। ओके, तो चलो पी ने अभी तक किसी के साथ पेयर नहीं बनाया। तो बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला अक्षर क्या है? हर एक अक्षर के साथ ऐसे करना है। अभी मैं हर एक चीज डिटेल में इलेबोरेट कर रहा हूं।
धीरे धीरे इसे विद इन सेकेंड्स के अंदर कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी अप्रोच भी बताऊंगा। जस्ट होल्ड ऑन, बस पेशेंस रखना अगर पढ़ रहे हो तो मुझसे। अब 5 को उठाया, काउंटिंग शुरू, 5 6 7 8 9। मेरा अभी भी कोई भी बोला हुआ नंबर ऊपर लिखे नंबर के साथ मैच नहीं हुआ। अभी हमने ई के दाईं ओर देखा, अब बाईं ओर भी देखेंगे। 5 के बाद क्या कर बोलना है, 4 या 6? 6 बोलेंगे। 5 के बाद क्या आता है, 6। यहां पर भी असेंडिंग ऑर्डर ही चलेगा। तो ना तो पी ने अभी तक किसी के साथ पेयर बनाया, ना ही ई ने किसी के साथ अभी तक पेयर बनाया। बढ़ते हैं अगले अक्षर की तरफ। 14 15 16 17 नहीं मैच हुआ। बाईं ओर आओ, 14 15 16, देखो फिर से 14 15 16। तो मतलब कि जो मैंने बोला वो ऊपर भी मेंशन था। तो एन ने पेयर बना लिया किसके साथ, पी के साथ। पी नहीं बना रहा एन के साथ, एन ने बनाया पी के साथ। तो आपको ही पता है एन और पी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, ये हमारा सीक्वेंस होता है एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो एन और पी के बीच में कितने अक्षरों का गैप है, एक ही आ रहा है। तो यहां पर भी तो एक ही है। नो डाउट वो लेटर सेम नहीं है, तो मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं की, वो लेटर भी सेम होना चाहिए। हमें सिर्फ किससे मतलब होगा, उनके बीच में लेटर्स का गैप कितना है। इधर एक लेटर है तो इधर भी एक है, पेयर बन गया, बस ये काम है। ठीक है, तो चलो अगले अक्षर की तरफ। 3 4 5। अब बोलोगे जी पहले यहां क्यों जा रहे हो, यहां क्यों नहीं गए? तो ये मैटर कहां करता है, जाना तो दोनों तरफ है। तो पहले आप राइट में जाइए, लेफ्ट में जाओ, डजेंट मैटर, बट जाना दोनों तरफ है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो 3 4 5, फिर से जो मैंने बोला वो ऊपर मेंशन था, सी ने पेयर बना लिया ई के साथ। तो हमारा जो सीक्वेंस होता है ए बी सी डी ई एफ, देखो सी और ई के बीच में लेटर्स कितने होते हैं, एक ही है। तो यहां पर भी तो एक ही आ रहा है, बन गया पेयर। ठीक है, अब देखो 3 4 5 पेयर तो बन गया, बट अगे लेटर्स पेंडिंग है। तो काउंटिंग को कॉन्टिन्यूटी में लाओ। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में लाओ। 3 4 5 6, अब नहीं बन रहा। 3 4 5 9 10, 9 10 11 12 13, नहीं मैच कर रहा। 12 राइट पे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अक्षर ही नहीं है। लेफ्ट पे आओ, 12 13 14 15 16 17, ठीक है, नहीं मैच कर रहा। तो यहां सिर्फ कितने पेयर दिखाई दे रहे हैं, हमें 2 ही पेयर दिखाई दे रहे हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ 2 ही जोड़े ऐसे हैं अक्षरों के जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला ए टू जेड में होते हैं। बस ये टास्क है। ठीक है, हर एक चीज इलेबोरेट किया तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। चलो एक और क्वेश्चन की एग्जांपल करते हैं। अब यहां पर क्या है हमारे पास, वर्ड सरप्राइज। चीजें वही हैं, कितने अक्षरों के जोड़े हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला टारगेट क्या है, पोजीशन वैल्यू। S19 U21 R18 P16 R18 I9 S19 E5। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब देखो 19 को उठाओ, 19 20 21 22 23 24 25 26, कोई भी मेरा बोला हुआ नंबर ऊपर लिखे नंबर के साथ मैच नहीं हुआ। 21 22 नहीं मैच कर रहा। 21 22 23 24 25 26 27, इसने भी मैच नहीं किया। चलो यहां पर आओ, 18 19 20 21 22 23, 18 19 20 नहीं मैच कर रहा। 16 17 18 19, फिर से देखो 16 17 18 19। तो पी ने पेयर बनाया किसके साथ, एस के साथ। तो पी और एस के बीच में 2 ही तो लेटर होते हैं, कौन से, पी क्यू आर एस। तो देखो पी और एस के बीच में 2 लेटर का गैप होता है, तो यहाँ पे तो 2 ही अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, तो गैप सेम है, पेयर बन गया। अब राइट हैंड साइड पे दाईं ओर काउंट करेंगे, 16 17 18 19, फिर से बन गया। तो इस पी का पेयर बना एस के साथ दाईं ओर भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी पी और एस है, ये भी पी और एस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मैंने जानबूझ के लिए है ताकि आपको आगे चल के डाउट ना आए। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन देखे, पी एस इधर भी है पी एस इधर भी है, तो इसे एक नहीं 2 ही काउंट करने हैं। ये नहीं कहना कि पेयर तो रिपीट हो गया। क्या करें, कंडीशन इसके लिए अलग से सेटिस्फाई हो रही है, इसकी अलग से सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये 2 ही पेयर काउंट होंगे। ओके, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो 16 17 18 19 20 नहीं मैच कर रहा। 18 19 20 21, 18 19 20 21, फिर से मैच कर गया। तो आर ने पेयर बनाया किसके साथ, यू के साथ, आर एस टी यू, देखो यू आया ना। ठीक है, चलो 18 19 20 21 22 नहीं मैच कर रहा। 9 10 11, 9 10 11 12 13 14, 19 20 19 20 21 22 23 24 25 नहीं बन रहा। 5 राइट पे जरूरत नहीं है। 6 7 8 9 10 11 12 नहीं मैच कर रहा।
तो यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 और 3, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अब समझ में आ गया होगा कि रूल है क्या, ठीक है। बस आपको केयरफुली, अब देखो ये जो रूल है ना, ये किसके ऊपर बेस्ड है, सारी की सारी चीजें ये सिर्फ बेस्ड है इन पोजीशन वैल्यूज के ऊपर। तो अगर आपने गलती से भी किसी भी अक्षर की प्लेस वैल्यू गलत लिख दी, तो जब आप काउंटिंग करने बैठेंगे तो नंबर मिसमैच हो सकता है ना, ठीक है। जो पेयर बन रहा हो वो क्या पता ना बने, या जो नहीं बनता होगा क्या पता बन जाए। तो अगर नंबर मिसमैच हो गया तो काउंटिंग भी तो गलती काउंट कर रहे हो आप। तो प्लेस वैल्यूज का हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो रूल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वैल्यूज के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो बाकी आपकी किस्मत रहेगी अगर सही बन जाए, क्लियर। बट फिर भी गलती करनी ही क्यों है, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए गलती करने की। चलो ये तो चीज़ हमने सीख ली। अब इसमें आते हैं अगले स्टेप की तरफ, इसका शॉर्टकट क्या है, ठीक है। कैसे हम इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी के लिए देखो मुझे हर एक लेटर को डिटेल में काउंट करने की रिक्वायरमेंट थी। अब इसे आसान कैसे बनाया जा सकता है, ध्यान से समझो। अगर मैं इस पेंसिल वर्ड की बात करूं, पेंसिल वर्ड के अंदर, तो मुझे इतना बताओ किसने किसके साथ पेयर बनाया, पी ने एन के साथ बनाया या एन ने पी के साथ बनाया। तो आप कहेंगे जी एन ने पी के साथ बनाया, पी ने थोड़ा एन के साथ बनाया था, एन बना रहा था पी के साथ 14 15 16। क्यों, क्योंकि पी की पोजीशन वैल्यू ज्यादा थी एन से। फिर से देखो, सी ने ई के साथ बनाया या ई ने सी के साथ बनाया, तो यहां पर सी ने ई के साथ बनाया। क्यों, क्योंकि ई की प्लेस वैल्यू ज्यादा थी सी से। फिर से देखो यहां पर बताता हूं ये मैं क्या बोल रहा हूं। सरप्राइज वर्ड के अंदर पी ने एस के साथ बनाया था या एस ने पी के साथ बनाया था, तो पी ने बनाया था एस के साथ। क्यों, क्योंकि एस की प्लेस वैल्यू ज्यादा थी पी से। यू ने आर के साथ बनाया या आर ने यू के साथ बनाया, जी आर ने यू के साथ बनाया था 18 19 20 21। क्यों, क्योंकि यू की प्लेस वैल्यू ज्यादा थी आर से। तो यहां से डियर एक कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन निकला, कि अगर किसी भी अक्षर को किसी दूसरे अक्षर के साथ पेयर में आना भी है, ठीक है, अगर किसी भी लेटर को किसी दूसरे लेटर के साथ पेयर बनाना भी है, तो उसे अपने से बड़ी पोजीशन मिलेगी आगे जाके, तभी पेयर बन पाएगा ना, ठीक है। कैसे, ध्यान से समझो मैं बोलना क्या जा रहा हूं। इस चीज को समझ लिया ना, तो देखो बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि अभी के लिए क्या है, हमें हर एक लेटर को काउंट करना पड़ रहा है, ठीक है। हमें सारे के सारे अक्षर को काउंट करने की जरूरत नहीं है, बीच में से कुछ ना कुछ गोली भी कर सकते हो। ओके, कैसे, ध्यान से देखो। अगर 16 किसी के साथ पेयर बनाता, तो हम 16 से पेयर बनाना शुरू करते हैं एक बार। 16 17 18 19 20 21, तो हम काउंटिंग कैसे कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर 16 को किसी के साथ पेयर बनाता, तो किसके साथ बना सकता था, अगर यहां पर 17 होता 16 17 पेयर बन जाता। अगर इधर 18 होता 16 17 18 इधर पेयर बन जाता। अगर इधर 19 होता तो 16 17 18 19 फिर इसके साथ पेयर बन जाता। यही करता ना। तो मतलब किसी भी अक्षर को किसी दूसरे अक्षर के साथ पेयर बनाना भी है, तो उसे अपने से बड़ी पोजीशन वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हम बढ़ते क्रम में आरोही या असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करते हैं। 16 का पेयर बनेगा या तो 17 के साथ या 18 के साथ या 19 के साथ या 20 के साथ, मतलब अपने से बड़ी वैल्यू के साथ ही बनेगा। यही कहने चाह रहे हैं ना। तो मतलब कि हम अगर यहां पर देखें 16 सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू है, क्या आपको 16 से बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा दे रहा ना। तो जब हम काउंट करेंगे बढ़ते क्रम में, तो किसी बड़े नंबर 16 अपने से बड़े नंबर के साथ ही पेयर बना पाएगा। जब मुझे 16 से बड़ा नंबर दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसे काउंट करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। तो ऐसे अक्षर जिनकी प्लेस वैल्यू ना मैक्सिमम हो विद इन द वर्ड, आप उसे डायरेक्टली इग्नोर भी कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से। अब अगर मैं 14 की बात करूं, अगर मैं 14 के दाईं और राइट हैंड साइड में काउंटिंग करूंगा, 14 15 16 17 18 ऐसे ही करूंगा ना, क्या 14 के राइट में 14 से बड़ा नंबर है, नहीं है ना। तो 14 के राइट को 14 के राइट में काउंट करने की जरूरत नहीं है। 14 के लेफ्ट में देखो 14 से बड़ा नंबर है, तो काउंट करने की जरूरत है। देखो पेयर भी बन रहा है, क्लियर है। बस यहां से आप अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हो। जिस अक्षर की पोजीशन वैल्यू मैक्सिमम होगी ना, वो किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। अब बाकी अक्षर उसके साथ पेयर बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, बाकी अक्षर उसके साथ पेयर बना सकते हैं, बट वो किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बाकी ये चीजें जो है ना, फ्लो में जब भी आप अटेम्प्ट करोगे, तो और ज्यादा ग्रिप बनने के चांसेस है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक वर्ड मेंशन करूं यहां पर टेबल,
कि मुझे डबल वर्ड के अंदर पेयर निकालने हैं। तो सबसे पहले 4, 1, 2, 2, 12 और 5। अब ध्यान से समझो, इससे और कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पेयर देखते ही ना, सबसे पहले जिस लेटर की प्लेस वैल्यू मैक्सिमम है उसे इग्नोर कर दो, कि मुझे तो 12 को काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि 12 को किसी और लेटर के साथ पेयर बनाना है तो 12 को 12 से ज़्यादा प्लेस वैल्यू बड़ी मिलनी चाहिए। ठीक है, बाकी 12 के साथ बना सकते हैं, 12 किसी के साथ नहीं बनाएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो 4, 5, 6 आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है। देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है ना एग्जिस्ट। मैंने क्यों कंप्लीट काउंट किया? क्योंकि 4 से बड़ा नंबर था। चलो पेयर नहीं बनाया, 1, 2, 1, 2 पेयर बन गया ए और बी का। अभी काउंटिंग जो है वो कॉन्टिन्यूटी में लानी है। 1, 2, 3, 4, 5। तो ए का पेयर ई के साथ भी पॉसिबल है, इसकी अलग से कंडीशन है, इसकी अलग से है। 2, 3, 4 एक और पेयर बना बी का डी के साथ। 2, 3, 4, 5 एक और पेयर बना बी का ई के साथ। लेफ्ट पे भी बन रहा है अलग से, राइट पे भी बन रहा है। 2, 3, 4, 5 नहीं बन रहा, 2, 3, 4 नहीं बन रहा। 12 को काउंट करने की जरूरत नहीं है, 5 को भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। कैसे? 5 के बाद 6, क्या 6 से बड़ा नंबर है? तो क्यों काउंट करें? तो जब आप एक रिदम में आ जाते हो ना, एक फ्लो में आ जाते हो क्वेश्चन के साथ, ठीक है, कि रूल क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे टाइम सेव करना है, तो ये चीज़ें भी पैरेलली समझ में आ जाएंगी। तो इधर कितने पेयर बन रहे हैं हमारे? 4। सिर्फ 4 अक्षरों को ही काउंट करने की जरूरत थी। ओके, बस यही चीज़ें हम इंप्लीमेंट करेंगे अगले क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी क्या है, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू किसकी है? यू की। इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो 19, 20, 21 क्या बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है? इसको भी काउंट करने की जरूरत नहीं थी। समझ में आई बात? 18, 19, 20 20 से बड़ा नंबर है, इसको भी काउंट करने की जरूरत नहीं थी दाईं ओर। 18, 19, 20 यहाँ तो बन नहीं रहा। मतलब ऐसे आप धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, जो एक फ्लो में होते हैं, टेक्निक भी पैरेलली चलती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। टाइम भी कम लगाना है, क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ करना है, तो सारी चीज़ एक ही टाइम पे आके मिल जाती है उस क्वेश्चन के ऊपर, अगर प्रैक्टिस है तो। ये नहीं कि हाँ यहाँ पर समझ लिया, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था तो एग्जाम में इंप्लीमेंट कर लेंगे। प्रैक्टिस करनी है, विदाउट प्रैक्टिस एक्सपेक्ट मत करना कि एग्जाम क्रैक होगा। ओके, तो देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या वर्ड गिवन है हमें? क्रिकेट। तो क्रिकेट वर्ड में भी सेम, हमें पेयर फाइंड आउट करने हैं, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लें, 3, 18, 9, 3, 11, 5 और 20। तो सबसे पहला टास्क फ्लो में, टी को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू उसकी है, वो किसी के साथ पेयर बनाएगा नहीं। 20, 21, 22, 23 मतलब टी से बड़ा नंबर है ही नहीं कोई। ठीक है, टी से कोई भी बड़ा नंबर नहीं है। अब ये क्वेश्चन, चलो यहाँ पर बात आ ही गई है टी की, तो इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ जो मेरे ख्याल से कोई ही बताता हो इस रूल के बारे में। ठीक है, बहुत रेयर टू रेयर टीचर्स हैं जो ये चीज़ बताते हैं। अब मैं आपको वो चीज़ सिखाने वाला हूँ। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ही आपको ये चीज़ समझा पाऊंगा, तो इसे केयरफुली ध्यान में रखना। ठीक है, और केयरफुली समझना। वर्ड मैंने दिया है सुपरसोनिक। यहाँ से आपको क्या है, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठेंगे ना, तो आपको मिस्टेक से रियलाइज होंगी अपनी। फिर आएगा डाउट। ठीक है, डाउट कहाँ आएगा? पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। S19, U21, P16, E5, R18, S19, 15, 14। तो जो मैंने बात बोली है ना कि जिस लेटर की प्लेस वैल्यू मैक्सिमम है हमेशा उसे इग्नोर करके चलना, तो अभी टॉपिक आप कर रहे हो फ्रेश। ठीक है, अभी 21 को इग्नोर कर दोगे, बट एग्ज़ाम को ये तो नहीं है कि आज सीखा और कल एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम को थोड़ा टाइम रहता है, 2, 4, 5, 6, 7, 8 महीने रहते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइंड में फिट नहीं होती, क्योंकि आप अकेला अल्फ़ाबेट टॉपिक तो कर नहीं रहे हो और ये रूल तो कर ही नहीं रहे हो, बहुत से चैप्टर्स भी करोगे, है ना। रूल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका तो पता रहेगा, जो एक मेजर ट्विस्ट है ना टाइम सेविंग अप्रोच, और वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है दिमाग से। मतलब आप 21 को काउंट नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो होगा क्या। तो चलो पहले पेयर बना लेते हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24 आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है, बड़ा नंबर है नहीं। 21, 22, 23, 24, 25 आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़ा नंबर है ही नहीं। 16, 17, 18 नहीं, 16, 17, 18 बन गया एक पेयर। 16, 17, 18, 19 बन गए दो पेयर। 19 से बड़ा नंबर नहीं है तो आगे काउंट नहीं करेंगे। 16 को 16, 17, 18, 19 आगे नहीं काउंट करेंगे। 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा।
18, 19, 20, 21 आर और यू का पेयर बना, 18, 19 आर और एस का पेयर बना। क्लियर? आगे नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 18, 19 बड़ा नंबर नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बन रहा। 15, 16, 17, 18, 14, 15 एक पेयर ये बन गया। ठीक है, एक पेयर ये बन गया। 14 के बाद जब 15 ही नहीं बना रहा था, 14, 15 काउंटिंग तो वही है, ये भी नहीं बनाएगा और किसी के साथ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बना रहा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा। तो यहाँ पर टोटल पेयर्स कितने आ रहे हैं? 5 पेयर्स। यहाँ पर टोटल पेयर कितने आए गए? 5। अब ये तो आप चीज़ निकाल लोगे, अभी फ्रेश चल रहा है। अब मैं यहाँ पर एक ट्विस्टेड पेयर निकालना चाहता हूँ। ट्विस्ट एक नई चीज़ है, आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। अब मुझे एक बात बताओ इससे पहले कि हमारे पास जो अक्षर हैं A to Z, टोटल 26 अक्षर है। तो एक आइडिया मैं ये देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो ये 26 अक्षरों का सीक्वेंस है A to Z का, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइडेड होता है। 2 इक्वल हाफ, ठीक है, 2 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। 2 बराबर हिस्से कितने हुए? 13, 13 के 2 हिस्से हुए। पहले 13 अक्षर आते हैं A to M के और दूसरे 13 अक्षर आते हैं N to Z के। 1 से लेकर 13 तक, 14 से लेकर 26 तक। इसे बोला जाता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीक्वेंस का फर्स्ट हाफ और इसे बोला जाता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीक्वेंस का सेकंड पार्ट। ये पहला आधा भाग है और ये दूसरा आधा भाग है। ओके, चलो समझते हैं इस चीज में क्या हुआ। अब ये चीज मैंने आपको बता तो दी, चलो इंप्लीमेंट कहां पर करना है वो धीरे धीरे बताऊंगा, ध्यान से देखना। अगर हम यू को इग्नोर ना करते, ठीक है, अगर हम यू को इग्नोर ना करते, हाँ इसके साथ एक और पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ। ये फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ आपको पता चल गया। एक और बात भी ध्यान में रखना, ठीक है, बीच में काट रहा हूँ बात, सॉरी फॉर दैट। अब हमारे पास लेटर अगर होते हैं 26, ये एडिशनल चीज बताइए मैंने आपको, बाद कहाँ यूज करनी है वो भी आपको मैं आइडिया दूंगा। अब A to Z हमारे पास 26 लेटर है। अगर मैं आपको बोलूँ 27वें प्लेस पे कौन सा अक्षर आएगा, तो आप कहेंगे जी अक्षर तो 26 है, ये 27वां अक्षर कहाँ से आ गया? तो 27वें प्लेस पे कौन सा अक्षर होता है हमारे पास? A। 28वें प्लेस पे कौन होता है? B। 29वें प्लेस पे कौन होता है? C। तो अगर मैं बोलूँ 41st प्लेस पे कौन होता है, फिर आप बोलेंगे 41st प्लेस पे कौन है जी, हमें तो पता नहीं है। अब देखो ये कैसे है, 27वें पे कौन है? A। कैसे पता चला? क्योंकि मैं 27 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 26 + 1, 26 + 1 लिख सकता हूँ। 26 क्यों लिखा? क्योंकि जो हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है या जो कंप्लीट सीक्वेंस है वो 26 लेटर्स का है, वो 26 लेटर्स का होता है। एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है A to Z का, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट साइकिल में चले जाते हैं। नेक्स्ट साइकिल में पहला लेटर कौन होता है? A। इसी तरह 27वें पे कौन हो जाता है? A। 28वें को क्या लिख सकते हैं? 26 + 2। फिर से देखिए, हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस का एक साइकिल कंप्लीट हो गया, 26 अक्षर खत्म A to Z के। हम रीसाइकिल कर रहे हैं उन चीज़ों को, नेक्स्ट साइकिल में फिर से कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहले पे A है तो दूसरे पे कौन मिला? B। 29 को क्या लिख सकते हैं? 26 + 3, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट साइकिल में जा चुके हैं। नेक्स्ट साइकिल में थर्ड प्लेस पे कौन है? C। तो आपने चीज़ रियलाइज की होगी, जब भी हम ये चीज़ करते हैं 26 में स्प्लिट करके चलते हैं, क्या इस 26 का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ा? हम सिर्फ 1 को देखते हुए बोल रहे हैं A, 2 को देखते हुए बोल रहे हैं B, 3 को देखते हुए C, तो इसका तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। इसी तरह हम 41 को क्या स्प्लिट करके लिख सकते हैं? 26 + 15, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, क्या इसका इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। और 15वें प्लेस पे कौन है? O, मतलब 41वें प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? O बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब आपका जो ये A to Z का सीक्वेंस है, इसमें जो है रेपिटेशन अलाउड है। इसमें आप A to Z को 1 to 26 के अलावा 27 to 52 भी कंसीडर करते हैं। अब ये जो रेपिटेशन है, Z के बाद दोबारा से ABCD का शुरू हो जाना, ये काफ़ी बार आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अब देखने को तो मिलेगा, बट वो उसके अंदर एप्लीकेबल होगी रेपिटेशन या नहीं एप्लीकेबल होगी, जो कि मैंने पिछले रिलेटिव पोजीशन में बताया था सापेक्ष स्थिति के केस में, ठीक है, उसमें तो नहीं थी। ऐसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ देखने को मिल सकते हैं। अब उसमें देखेंगे रेपिटेशन अलाउड है या नहीं, तो वो मैं आपको रूल टू रूल क्वेश्चन की एग्जाम्पल का रेफरेंस लेते हुए ही बता सकता हूँ, बिकॉज ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा नहीं तो फिर, ठीक है।
अब कैसे, ध्यान से देखो, आते हैं वापस इस क्वेश्चन के ऊपर। तो हमने पेयर निकाल लिए। बाय चांस अगर आपने 21 को काउंटिंग में इग्नोर ना किया, बाय चांस 21 को इग्नोर ना किया, तो जब आप इसे काउंटिंग करने बैठेंगे, देखो 21 को काउंट करने बैठते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, लेटर्स खत्म। हमने जो इस रूल के अंदर पेयर फाइंड आउट करने हैं वो किसको देखते हुए करने हैं, A to Z अल्फाबेटिकल सीक्वेंस को। अब हमारे पास लेटर्स कितने होते हैं, 26, 1 से लेके 26 तक, ठीक है, 1 से लेके 26 तक है। अगर मैं आपको बोलूं ऐसा वर्ड में ऐसा अक्षर या वर्ड बताओ कंप्लीट, तो पूरे वर्ड के अंदर ऐसा कौन सा अक्षर हो सकता है जिसकी प्लेस वैल्यू मैक्सिमम हो, XYZ कोई भी वर्ड दूं मैं, अगर इसकी नहीं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर, ऐसा कौन सा अक्षर हो सकता है जिसकी प्लेस वैल्यू मैक्सिमम हो। आप बोलेंगे Z की प्लेस वैल्यू मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, 26, वही है ना, 1 2 3 4 करते करते 26 तक आते हैं। तो मतलब पूरे सीक्वेंस के अंदर A to Z के अंदर Z ही एक ऐसा प्लेस है जिसकी पोजीशन वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, 26वें प्लेस पे बैठा है। क्लियर। और यहां पर हम किसी भी लेटर की जो पोजीशन है एक ही कंसीडर करेंगे या दो। मैं यहां पर E को 5 लिखूंगा या E को 31 भी लिख के चलूंगा, 5 ही लिखेंगे ना, क्योंकि जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है। और जितने भी हम पेयर निकालते हैं किसको देखते हुए निकालते हैं, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस A to Z को देखते हुए निकालते हैं, ठीक है। चलो फिर से देखो, जब हमने 21 को काउंट किया, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, हमारी काउंटिंग तो खत्म, क्योंकि अक्षर ही 26 है, काउंटिंग तो खत्म हो गई ना। बट रूल कहता है अगर लेटर्स आगे और एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम इस काउंटिंग को कॉन्टिन्यूटी में लेके चलेंगे। कॉन्टिन्यूटी में लेके चलेंगे तो क्या हम 27 से काउंटिंग शुरू करेंगे या 1 से, 27 से तो हम तो काउंटिंग शुरू करेंगे अगर हमने 26 से कोई बड़ा नंबर लिखा होगा, क्योंकि मैक्सिमम पोजीशन ही Z की होती है 26, 26 से ऊपर बड़ा नंबर तो हम लिखते ही नहीं है। A आ गया तो A को 1 लिखेंगे, 27 थोड़ा लिखेंगे, फैक्ट है ना। देखो तो हम 27 से तो काउंट करेंगे नहीं, तो हम कहां से काउंट करेंगे, 1 से। देखो फिर से 21, 22, 23, 24, 25, 26, काउंटिंग खत्म। फिर 27 ना लेते हुए 1 लेंगे, 1 2 3। फिर से देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 लेटर्स खत्म। फिर रेपिटेशन 1 2 3, नंबर मैच कर रहा है तो U और C का पेयर, सोचिए बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं बनाना। U और C का पेयर यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस रूल के अंदर भी रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इस रूल के अंदर रेपिटेशन अलाउड नहीं है। जब भी आपको लगे ना कि हाँ 26 तक पहुंच गए, उसके बाद आपको काउंटिंग करनी ही नहीं है। हालांकि ध्यान में हो, जैसे कि हम 19 से स्टार्ट करें, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इसके आगे आपको नहीं जाना, बस 26 तक ही काउंटिंग करनी है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना। ओके, तो यहां पर आपके फिक्स्ड कितने पेयर बनेंगे, सिर्फ 5 ही पेयर बनेंगे। ये U और C का छठा पेयर नहीं बनाना, तो ये आप नोट्स बना के लिख लीजिएगा, रेपिटेशन नॉट अलाउड। इसमें रेपिटेशन नहीं होगी। A to Z का जो सीक्वेंस है वो 1 एट अ टाइम, एक ही बार कंसीडर करना है, ठीक है। क्योंकि हालांकि आपको क्वेश्चन में कभी भी लिखा नहीं होता, सिंपली ये लिखा होगा इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाएगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, इन बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में निकालने हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर मैं आपको दे देता हूं एक वर्ड जूलॉजी, सपोज ये वर्ड आ गया, ठीक है, 26, 15, प्लेस वैल्यू तो लिख लोगे आप, ओके। तो इस 26 को काउंट नहीं करना, 26 के बाद क्या बोलोगे, 1 2 3, गलत होगा, रेपिटेशन अलाउड है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो बताने वाली है, रेयर टू रेयर कैंडिडेट्स को पता होती है, बट आपको पता होगी अब, ओके। ये प्रैक्टिस के साथ साथ आती हैं चीज़ें, डाउट भी आता है कि करना है या नहीं करना, इसका क्या करना है, ठीक है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो वही बात आती है, देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यहाँ तो खत्म ही हो रही है काउंटिंग, ओके। चलो इसको तो वैसे भी इग्नोर करके चलेंगे, जिसकी प्लेस वैल्यू मैक्सिमम है, बस ये होल्ड पे बना के चलो। चलो शुरू करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, नहीं बन रहा, 18 19 20 21, जरूरत नहीं है काउंट करने की, 9 10 11, पहला मिल गया। अब यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है 9 10 11, वर्बली पता चल जाता है ना। 9 10 11 12 13, नहीं बन रहा, 3 4 5 6, 3 4 5, एक और पेयर बन गया, 11 12 13, 11 12 13 14 15, 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर भी टोटल पेयर्स कितने बनेंगे, सिर्फ 2 ही बनेंगे, ठीक है। चलिए फिर से वही बात है, पेयर निकालने हैं, वर्ड क्या है, अपना ही सब्जेक्ट है,
रीजनिंग। चलो प्लेस वैल्यूज 18, 5, 1, 19, 15, 14, 9, 14, 7। जल्दी से, ये तो टिप्स में होनी चाहिए। देखो 18, 19, 20 जरूरत नहीं है, कैंसिल करो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा। एक इधर नहीं देख रहा हूं मैं क्योंकि 2, 3 नहीं दिखाई दे रहे मुझे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बन गया। ए का पेयर बना जी के साथ। 19, 20, 19 सबसे बड़ी पोजीशन है, इसको भी इग्नोर करो। 15, 16, 17, 18, 19, 15, 16, 17 नहीं है काउंट करने की जरूरत। ये 14 और 15 बन गया। 15 से आगे कंटिन्यू कर रहे थे, 14 से आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं बनेगा क्योंकि 14, 15 फिर से वही सीक्वेंस बन रहा है। 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 10, 11, 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा। 7, 8, 9 एक ये पेयर बन गया जी और आई का। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बन रहा। तो यहाँ पर टोटल पेयर कितने हैं? 3 ही पेयर बन रहे हैं इस रीजनिंग वर्ड के अंदर। प्रैक्टिस जब करते रहोगे ना, होल्ड बन जाएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मेनली आपको मैटर क्या करता है यहाँ पर? एक्यूरेसी के ऊपर होल्ड बनाओ। अगर एक्यूरेसी है तो स्पीड ऑटोमेटिकली जनरेट होती है आपकी। ओके, बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अब जो हमने पिछला रूल किया है इसमें भी बहुत सी वेरिएशन बनती हैं, वो आपको एक्सरसाइज के अंदर ही देखने को मिलेगी। अभी सिर्फ होल्ड बना लो, बेसिक चीज़ों का आइडिया ले लो, ताकि अगर एक्सटेंशन में हाई लेवल थोड़ा बनता भी है तो उसमें कोई भी दिक्कत ना आए आपको। ओके, न्यू वर्ड फॉर्मेशन, नए शब्द का निर्माण करना जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इस क्वेश्चन को इग्नोर करके आते हैं, एग्जाम में अटेम्प्ट करते ही नहीं है। अब क्यों नहीं अटेम्प्ट करते हैं उसका रीज़न पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं देख लेता हूँ रेफरेंस में लिया मैंने वो एग्जाम्पल, नहीं, चलो मैं एक एग्जाम्पल का रेफरेंस लेता हूँ, पहले समझ लो होता क्या है। अगर मैं आपके सामने एक वर्ड रखता हूँ केयर टेकर, एक वर्ड मेंशन किया मैंने केयर टेकर। अब इस वर्ड में देखो पहला अक्षर कौन सा है? सी। दूसरा अक्षर कौन सा है? इस वर्ड की बात कर रहा हूँ, ए। तीसरा आर, चौथे पे ठीक है ई बैठा हुआ है। इसी तरह मैंने आपको 9 लेटर्स का, 9 अक्षरों का एक वर्ड दिया है। अब इसमें मैं आपको कुछ कंडीशन देने वाला हूं। कंडीशन क्या है उसे ध्यान से समझो। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, इस वर्ड के अंदर सेकंड, फिफ्थ और एट्थ, दूसरे, पांचवें और आठवें अक्षर को चूज करना है। क्लियर? कौन कौन सा? दूसरा, पांचवा, आठवां। ये मैं सारे का सारा अभी क्वेश्चन ही दे रहा हूं आपको। जब तक ऑप्शंस नहीं दे देता ना मैं यहां पर, तब तक क्वेश्चन ही चल रहा है। मैं यहां पर ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। मैं ऑप्शन जब तक लिखूंगा नहीं तब तक क्वेश्चन ही चल रहा है। कि एक वर्ड गिवन किया केयर टेकर, और उसमें मैंने आपको ये कंडीशन दी है कि आपको कौन कौन से अक्षरों को यूज करना है, दूसरा, पांचवा, आठवां। तो सबसे पहले देख लेते हैं दूसरा, पांचवें और आठवें प्लेस पे कौन कौन सा अक्षर आ रहा है। तो दूसरे पे कौन आ रहा है? ए। पांचवें पे कौन आ रहा है? टी। आठवें पे कौन आ रहा है? ई। तो हमने ये चूज कर लिया कौन कौन से अक्षर हैं। ए दूसरे पे है, टी पांचवें पे है, और ई किस पे है? आठवें पे। तो मैंने ये तीन अक्षर चूज कर लिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन चल रहा है। अब आपको करना क्या है इसके बाद, इस केयर टेकर वर्ड में जो भी आपने ये दूसरा, पांचवा और आठवां अक्षर चूज किया है, इन्हीं अक्षरों को यूज, इन्हीं लेटर्स को यूज करते हुए मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने शुरू कर देने हैं। मीनिंगफुल वर्ड कौन से हैं? जो आपकी डिक्शनरी का पार्ट है, शब्दकोश का। ठीक है, जो आपकी डिक्शनरी का पार्ट है, आपका नेम और आपका सरनेम, वो मीनिंगफुल वर्ड में नहीं आता। और मीनिंगफुल वर्ड जो है वो कोई भी हो सकता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर है, प्लूरल है, चलेगा, बट होना मीनिंगफुल चाहिए। तो जो भी आपको लेटर्स अवेलेबल होंगे वहां से आपको क्या है, नए नए वर्ड या नए नए शब्द बनाने शुरू कर देने हैं। अब बनाना तो शुरू कर दिया होगा, पेशेंस तो है नहीं आप में, है ना। तो इन्हीं से ही आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने शुरू कर देने हैं। तो आपको रियलाइज होगा कि एक वर्ड बन रहा है, कई बार रियलाइज होगा 2 वर्ड बन रहे हैं, 3 भी बन रहे हैं, मे भी हो सकता है 4 बन जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ ऐसे अक्षर आपको चूज करने के लिए दिए जाएं जिससे कोई वर्ड ही ना बने। तो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हैं। कोई भी नहीं बन रहा, एक बन रहा है, 2 बन रहे हैं, अलग अलग सिचुएशंस आती हैं ना ऐसे। ठीक है, तो उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कुछ एक आपको कंडीशन दी जाएंगी। तो वो कंडीशन क्या है वो ध्यान से सुनो।
अभी क्वेश्चन ही चल रहा है कि एक वर्ड गिवन है केयर टेकर, उसमें आपको ये अक्षर चूज करने थे, कौन कौन से, सेकंड, फिफ्थ और एट्थ। नए वर्ड बनाना शुरू कर दो। अगर आपको लगा कि जो आपने ये अक्षर इन पोजीशंस पे बैठे अक्षर को जो पिक किया है उनसे आप सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो, एक से ज्यादा वर्ड बना ही नहीं सकते, सिर्फ एक ही बना सकते हो, तो उस वर्ड का जो भी सेकंड लेटर होगा ना वो आपको अपना आंसर मार्क करना है। क्या करना है? अपना आंसर मार्क करना है। जैसे कि रैंडमली अगर मैं आपको देता हूं 3 लेटर्स देता हूं LTO, यहां से मुझे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बनना है? लॉट। टोल तो बन नहीं रहा क्योंकि टोल में TOLL होता है ना। सिर्फ एक ही वर्ड बनना पॉसिबल है, तो मैंने क्या कहा, अगर एक ही वर्ड बने तो क्या दो, उसका दूसरा अक्षर। दूसरा अक्षर क्या है? O, तो ऑप्शन में मैं O ढूंढूंगा, मार्क कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं रेफरेंस के लिए एग्जांपल ले रहा हूं तो हल्का सा डाउट आएगा। एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज हम कर रहे हैं सिर्फ उसी पे फोकस करो। क्लियर? तो जो लेटर्स आपने चूज किए हैं अगर उससे सिर्फ आप एक ही मीनिंगफुल वर्ड या शब्द बना सकते हैं तो सिर्फ उसका दूसरा अक्षर बताओ। यहां तीसरा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको लगे कि जो अक्षर आपने चूज किए हैं आप एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो, मोर देन वन, तो कंडीशन के तौर पे क्या मार्क करो? आंसर S। और अगर आपको लगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा, नो वर्ड, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट कंडीशन है, आंसर मार्क करो X। मैं रिपीट कर देता हूं, ये अब क्वेश्चन है, एक वर्ड गिवन है केयर टेकर, उसमें आपको इन पोजीशंस पे बैठे हुए अक्षरों को पकड़ना है और उनसे मीनिंगफुल वर्ड बनाने शुरू करने हैं। अगर आपको लगे कि उन अक्षरों का यूज करते हुए आप सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो तो उसका जो भी दूसरा अक्षर होगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आप उन अक्षरों से एक से ज्यादा वर्ड्स बना सकते हो तो आंसर मार्क कर देना S। अगर आपको लगे कि आप कोई मीनिंगफुल वर्ड बना ही नहीं सकते तो आंसर क्या मार्क कर देंगे? X। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं A, T, S और X। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। हाँ, डाउट आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। चलो, ये मेरे पास वर्ड लेटर्स हैं, वर्ड बनाते हैं। तो पहला वर्ड कौन सा बन रहा है यहाँ पर? T। दूसरा क्या बनता है? ईट। अब आप तीसरा भी सोच रहे होंगे, ईट। तो तीसरा बना के एनर्जी क्यों वेस्ट करें? एक से ज्यादा की कंडीशन है ना, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा वर्ड बना दिया, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए, ऐसा नहीं होगा। जितना बोला जाए उतना काम करना है। एक से ज्यादा कंडीशन क्या है? S। तो मैं ऑप्शन में ढूंढूंगा S कहां पर है, उसे मार्क कर दूंगा। अगर मुझे लगता है कि मेरा सिर्फ एक ही वर्ड बन रहा है, ठीक है, T, इस फिर एक वर्ड के लिए कंडीशन क्या दी मैंने? उसका दूसरा अक्षर। दूसरा अक्षर क्या है? E। ऑप्शन में देखना E कहां पर है, मार्क कर दे। अगर एक बनता तो ना, बट हमारे तो एक से ज्यादा बन गया, तो एक से ज्यादा की कंडीशन को हमने उठाया। अगर हमें लगता कि हम एक भी वर्ड नहीं बना सकते तो एक भी वर्ड नहीं बनता तो आंसर क्या मार्क करना है? X। ये जो भी होगा वो मार्क कर देते। बस इतना सा टास्क है। ये जो मैंने आपको कंडीशंस दी हैं ये मैंने अपने एंड से दी है। कभी भी ये कंडीशंस फिक्स नहीं होती। ऐसा नहीं होगा हमेशा वर्ड के अंदर दूसरा, पांचवा, आठवां ही बोला जाएगा। ये 3 अक्षर है, आपको 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर भी पूछे जा सकते हैं। अगर एक ही सिंगल वर्ड बना तो जरूरी नहीं है कि उसका दूसरा अक्षर ही पूछा जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा कुछ भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा के लिए यही कंडीशन होगी। कई बार लिखा होगा कि डॉलर मार्क कर दो, एम्परसेंट मार्क कर दो, कुछ भी मार्क कर दो। ठीक है, तो ये कंडीशंस भी वेरी करेंगी, तो इन पे फिक्स मत रहना। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, एक सिंपल लेवल से शुरू करते हैं। अब यहां पर ये बोला गया है इफ यू पिक अप फ्रॉम द फॉलोइंग अल्फाबेट, ये आपको अल्फाबेट गिवन है, A to Z का ही सीक्वेंस है बेसिकली। उनमें से आप पिक करते हो किस किस को? 5वें, 13वें, 20वें और 21वें अक्षर को। फ्रॉम योर लेफ्ट, अपने बाईं ओर से किस किस को पिक करते हो? 5वें, 5वां मतलब E, 5वें के बाद 13वां, 13वां मतलब M, 20वां और 21वां मतलब T और U। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस ही है, पोजीशन के हिसाब से मैंने उठा लिया। अपने ही बाईं ओर से पकड़ना था उनको, उठा लिया जी। एंड फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। तो पहले देखते हैं अक्षर कौन कौन से पिक किया मैंने, E, M, T, U। तो यहां से क्या करना है, मुझे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड? अब इन सभी अक्षरों को यूज करते हुए कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है? म्यूट। म्यूट बन सकता है। देखो, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड? इस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है? M। तो ऑप्शन में ढूंढो M क्या है। अब इनमें और कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है, कहता है एक वर्ड बनता है, उस वर्ड का पहला अक्षर बता दो। म्यूट बनता है, म्यूट का पहला अक्षर क्या हो गया? M।
अगर कोई भी वर्ड ना बन पाता मीनिंगफुल तो आंसर क्या मार्क करते हैं हम, नो वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। अगर एक से ज्यादा बन जाते, ठीक है, एक से ज्यादा बन जाते, मोर देन वन वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। अब कहीं ट्यूम भी तो बनता है, पहले ट्यूम चेक कर रहा हूं आप, ठीक है, गूगल पे सर्च मत करना, डिक्शनरी में चेक करना। गूगल पे आप कुछ भी लिख दो, उसका मीनिंग वो शो कर ही देगा। ओके, चलो अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, अब यहां पर हमें क्या बोला गया, कहता है एक वर्ड है ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट्स है, उसमें किस किस को चूज करना है, ये देखो लिखा हुआ है, ये सारी स्टेटमेंट है, ऐसी लिखी आएगी। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड, सिर्फ एक ही शब्द बनाना पॉसिबल है, किस किस को यूज करते हुए, थर्ड, सिक्स्थ और सेवंथ लेटर को किस वर्ड के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। तो हमें क्या बताना है, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, ये हमारी पहली कंडीशन। ठीक है, ब्रैकेट में अगर एक ही वर्ड बना उन अक्षरों को यूज करके, तो उसका हमें क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ पहला वर्ड, लेटर, फर्स्ट लेटर। आगे देखो क्या है, इफ मोर देन वन सच मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, गिव W एज योर आंसर। अगर आपके एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं तो आंसर में क्या मार्क करना है हमें, W। देखो कंडीशन वेरी कर गई ना, तो कंडीशन कभी भी फिक्स नहीं रहेगी, वो हमेशा चेंज होती रहेगी। इफ नो सच मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, X एज द आंसर। अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता, जीरो वर्ड के लिए क्या मार्क करना है, X। तो चूज कर लेते हैं, एग्जाम में आपको ये चीजें लिखनी नहीं है, ऑन स्क्रीन ही करना है काम। ओके, चलो तीसरा, छठा और सातवां, तो सबसे पहले पकड़ते हैं तीसरा, छठा और सातवां कौन है। तीसरे पे आ रहा है A, छठे पे कौन आ रहा है, E और T। तो ये लेटर तो हमने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी कराया, तो मैंने उसका रेफरेंस लेते हुए सॉल्यूशन भी बता दिया था। 8 वर्ड बन रहा है, टी भी बन रहा है, ईट भी बन रहा है, एक से ज्यादा बन रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फिर से वही बात आती है, देखो अगर यहां पर पॉसिबल है एक ही वर्ड बनाना, ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड बनाना पॉसिबल है, किस किस को यूज करते हुए, तीसरा, सातवां, नौवां और 10वां। इस बार क्या है, 4 लेटर दिए हैं, 4 लेटर किस वर्ड के अंदर, प्रेडिक्शन के अंदर। तो हमें क्या बताना है, उसका सेकंड लेटर क्या होगा। तो अगर एक ही वर्ड बनता है तो हमें क्या बताना है, उसका सेकंड लेटर। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। अब इस बार दूसरा अक्षर पूछ लिया, तीसरा भी पूछा जा सकता था। अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं तो क्या मार्क करना है, डॉलर मार्क करना है। किसके लिए, अगर एक से ज्यादा बनते हैं, देखो ऑप्शन में डॉलर भी है। आगे क्या है, अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता तो परसेंटेज मार्क कर दो, अगर कोई भी नहीं बनता तो क्या मार्क कर दो, परसेंटेज। तो आपको ऑप्शन भी गिवन है। तो चलो लेटर्स को पिक करते हैं, तीसरा, सातवां, नौवां और 10वां। तीसरे पे कौन है, ई, सातवें पे कौन है, टी, नौवें पे कौन है, ओ, और 10वें पे कौन है, एन। तो क्या आ रहा है, ई टी ओ एन। अब इस रूल का मैं आपको एक ड्रॉबैक बता देता हूं, क्यों स्टूडेंट जो हैं ऐसे रूल्स को जो है वो स्किप करके आते हैं। ठीक है, स्किप क्यों करके आते हैं, उसका एक रीजन होता है। रीजन क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे, उससे पहले ये पॉइंट समझना जरूरी है। अगर मैं आपको एक वर्ड गिवन करूं, स्पॉन्टेनियस, और इसमें मैं आपको कंडीशन देता हूं कि दूसरे, 5वें, 8वें और 10वें अक्षर को यूज करना है। ठीक है, तो अगर उससे रिलेटेड एक ही वर्ड बना तो उसका सेकंड लेटर बता दो, एक से ज्यादा बना तो M% आंसर दे दो, अगर कोई ना वर्ड बना तो उसके लिए L आंसर दे दो। तो ये आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, पहले में ऑप्शन में गिवन है M%, दूसरे में गिवन है L, तीसरे में गिवन है P और चौथे में गिवन हो गया T। ये ऑप्शन दे दिए मैंने। क्वेश्चन फिर से सुन लो, स्पॉन्टेनियस वर्ड है, उसमें इन लेटर्स को चूज करना है, अगर एक वर्ड बना तो उसका दूसरा अक्षर बता देना, एक से ज्यादा बन गए तो ये मार्क कर देना, कोई ना बना तो ये मार्क कर देना। तो चलो ड्रॉबैक बताता हूं इस चैप्टर का क्या है और क्यों मैक्सिमम कैंडिडेट इस टाइप को इग्नोर करके आते हैं एग्जाम के अंदर। तो दूसरे प्लेस पे देखो, पहले तो कौन आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है P, 5वें पे कौन आ रहा है, T, 8वें पे कौन आ रहा है, E, और 10वें पे कौन आ रहा है, U। तो हमने जो है ये लेटर्स को पिक कर लिया, कितने अक्षर आए, 4, P, T, E एंड U। ठीक है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक सुनो क्या है। सबसे पहली बात तो वर्ड बनाने हैं डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से, तो आपको डिक्शनरी में गिवन वर्ड्स जो हैं वो पहले पता होने चाहिए। पहले ड्रॉबैक यही है, हमारी वोकैब ही इतनी ज़्यादा वीक है कि हमें पता ही नहीं है कौन से मीनिंगफुल वर्ड हैं कौन से नहीं है।
तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहता है। एग्जाम में हमारी साइकोलॉजी क्या मैटर करती है, सुनो ध्यान से, कि डिक्शनरी के अंदर हार्डली ही कोई एक ऐसा वर्ड हो जिसमें एक भी वोवल ना हो। वो आपको भी पता है, विदाउट वोवल तो वर्ड बहुत रेयर बनते हैं। वोवल मतलब AEIO&U। अब कोई भी वर्ड बोलिए, किसी भी वर्ड के अंदर कहीं ना कहीं एक आधा वोवल तो पक्का होगा। स्पॉन्टेनियस ही लगा लो, इसमें 3-4 वोवल यूज हो रहे हैं। वर्ड ही लगा लो, इसमें भी एक वोवल यूज हो रहा है। कोई भी बोलो। रिदम रेयर वर्ड है जिसमें एक भी वोवल नहीं है, RYTHM। ठीक है, तो रेयर वर्ड्स होते हैं। मोस्टली कोई भी वर्ड उठा लो, हर एक वर्ड में वोवल होगा ही होगा। तो माइंड में ये रहता है कि इसके अंदर तो हम 2 वोवल को यूज कर रहे हैं, पक्का कोई ना कोई वर्ड तो बनता ही होगा। ठीक है, माइंड में अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा आती हैं। ठीक है, यार बनता है या नहीं बनता, माइंड में नहीं आ रहा। फिर आप सोचेंगे यार चलो यार एक तो बनता ही होगा, फंसोगे फिर भी। अगर एक वर्ड बनता होगा तो हमें उसका दूसरा अक्षर भी तो बताना होगा, तो पहले वर्ड भी तो पता होना चाहिए। तो अगर ऐसी अनसर्टेनिटीज आए ना, आपके ऐसी एम्बिग्यूटी या डाउट जनरेट हो, तो क्वेश्चन छोड़ के आना, अटेम्प्ट नहीं करना। क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो काफ़ी एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, पेनल्टी पड़ती है गलत आने की। तो आपका जो क्वेश्चन सही भी होगा ना, वो उसका भी नेगेटिव में ला देगा, माइनस कर देगा नंबर। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करो जो आपको एक्यूरेसी के साथ आते हो, तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने। यार चलो एक तो बनता ही होगा। अब कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं, हमें गिवन है यहाँ पर 4 लेटर, माइंड में वर्ड नहीं आ रहा, तो वो वर्ड बनाने के पीछे पड़ जाएंगे। हमें क्या करना है, 4 से 3 यूज कर लेते हैं। वो क्या करेंगे, पेट वर्ड बना देंगे, पुट भी बना देंगे। बताओ ये करना क्या पॉसिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसे फोर्सफुली 4 अक्षर दिए, 3 यूज कर लिए, 2 यूज कर लिए, ऐसे फोर्सफुली वर्ड्स बनाते रह गए, तो ये कंडीशन देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये कंडीशन तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, नो सच वर्ड वाली। तो मतलब कि अगर आपको 4 अक्षर दिए हैं तो चारों को यूज करना है, 5 दिए हैं तो 5 को यूज करना है, चाहे वर्ड बने चाहे ना बने। ठीक है, तो मोस्टली कैंडिडेट इसी रीजन की वजह से वो कहते हैं जी हमें नहीं पता वर्ड बनता है नहीं, तो क्वेश्चन वो छोड़ के आते हैं। ओके, वो क्वेश्चन छोड़ आएंगे, बट आपको अटेम्प्ट करना है। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कहाँ से आप सॉल्व एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे? अगर सपोज आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 10 में से अगर आपका 8 बार गलत होता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको एग्जाम में भी नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी गलत होने की ज़्यादा है। तो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे एग्जाम में। माइंडसेट भी बना के जाना होता है पहले। अगर आपका 7-8 बार सही आ रहा है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है सही होने की, तो ऑब्वियस ही बात है अटेम्प्ट करोगे। तो किस चीज़ में आप लैक कर रहे हो, किस में आपका होल्ड बना हुआ है प्रॉपरली, वो आपको पता होगा। अब क्लियर हो गया? तो अगर डाउट आए तो क्वेश्चन को इग्नोर कर दो, अदरवाइज कॉन्फिडेंट होकर आंसर मार्क कर दो। तो नो, मेरा तो कोई नहीं वर्ड बन रहा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, एल। इन लेटर्स को यूज करके कोई भी वर्ड नहीं बनता है। पेटू मत बना देना, PETU, वो मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बातों का ध्यान रखना है। तो चलो आते हैं, इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, तो वो पहले बताना ज़रूरी था। चलो, मेरे पास ये लेटर्स आए, अब मेरे पास वर्ड्स कौन से आए, इनको यूज़ करते हुए एक नोट वर्ड बन रहा है और एक टोन बन गया ना। कौन कौन सा बना, एक नोट वर्ड बना और दूसरा कौन सा बना, टोन बना। विजिबल हो रहा है? नोट, हाँ ठीक है, नोट भी बन रहा है और टोन भी बन रहा है। अब कई क्या करते हैं, पेन और पेपर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो लिख के देखेंगे, हमने वर्बली भी देखा नोट एंड टोन 2 वर्ड बन रहे हैं, बट फिर भी लिख के देख रहे हैं। कॉन्फिडेंस की कमी है। क्या लिखने से ज़्यादा क्लियरिटी आएगी? आपके कोई भी सॉल्यूशन नहीं देखने वाला वहाँ पर। ठीक है, मैटर करेगा ऑप्शन कौन सा चूज़ किया है, बस। सॉल्यूशन कौन देखने वाला है? जब आपको पता है 2 वर्ड्स बनने वाले हैं, डायरेक्टली मोर देन 1 वाली कंडीशन पकड़ लो। ठीक है, अब कई ज़्यादा फीलिंग ले जाएंगे एग्जाम में, कितना महंगा पेन ले जाएंगे, नाइट्रो बूस्ट छोड़ेगा ना जैसे वो पेन। ठीक है, ऐसे काम नहीं करने हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो वर्बली करने वाले होते हैं। ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर। बस आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें उन चीज़ों में इम्प्लीमेंट करना है। मोर देन 1 है कंडीशन, डॉलर। तो कॉन्फिडेंस बनाना होगा, माइंड में लेटर्स को देखते ही वर्ड आने भी चाहिए। आई थिंक आपको ये अब क्लियर हो चुका होगा, अब तो कोई डाउट नहीं है। तो कंडीशंस कभी भी याद नहीं रखनी है, कंडीशन जो है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमेशा वेरी करती रहेंगी। गॉट इट?